नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन HR पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, तो छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ का जनजाति, जो कि वॉल्यूम 1 में दिया गया था। ठीक, तो वॉल्यूम 1 को कंप्लीट कर लिया था। उसके पश्चात जो है वॉल्यूम 2 में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री को, और साथ साथ उसके पश्चात इतिहास के बाद जो व्यक्तित्व वाला चैप्टर दिया गया है वह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद जो खंड 6 है, इसमें जो है छत्तीसगढ़ में प्रशासन, छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और छत्तीसगढ़ की नगरीय निकाय व्यवस्था, इन तीनों टॉपिक को खंड 6 में दिया गया है। इसमें आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में प्रशासन। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ में प्रशासन वाले चैप्टर को जो है हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस एक वीडियो में यह लगभग 1 घंटे के आसपास का हो सकता है, सिर्फ 1 घंटे का वीडियो। इसमें आपको पूरा छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है कवर हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को जिसे आप नहीं पढ़े होंगे, जैसे अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है आपको, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट जो है सिस्टमेटिक बना हुआ है, पूरा सीक्वेंस से वीडियो डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वही छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी देखना हो, या छत्तीसगढ़ की जनजाति और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, इन सब का जो है अलग से सभी का बना हुआ है प्लेलिस्ट। और साथ साथ करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो है इंडिया का जो है इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रहा है, वह भी लगभग होने वाला है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज एक एक विषयों को हम कवर कर रहे हैं एक एक वीडियो में। तो उसमें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 2 सब्जेक्ट का बन चुका है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी समय कम है, तो हम जो है एकदम स्पीड में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार अभी छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन पढ़ेंगे हम। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 36 में छत्तीसगढ़ के प्रशासन दिया गया है। इससे पहले के जो 35 चैप्टर हैं उन सबको हमने कंप्लीट किया है। तो देखिए, यहाँ से हम प्रशासन स्टार्ट करेंगे। तो प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमें क्या क्या पढ़ना है वहाँ यहाँ दिया गया है। तो देखिए, पूरे प्रशासन को हम एक ही वीडियो में एकदम स्पीड में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम है और हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एजेंसी की। तो देखिए, कार्यपालिका के लिए 2 महत्वपूर्ण भवन और 2 विभाग हैं। तो सबसे पहले महानदी भवन। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सचिवालय और मंत्रालय दोनों जो है ऑफिस है, वह जो है महानदी भवन में है। तो यह नया रायपुर में स्थित है। नया रायपुर में दोनों इंद्रावती भवन और महानदी भवन नवा रायपुर में स्थित है, दोनों ही। देखिए, तो महानदी भवन सचिवालय या मंत्रालय भवन के नाम से जाना जाता है, और संचालनालय और निदेशालय भवन जो है इंद्रावती के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इनका जो है आप हमें क्या याद रखना रहता है इनके। तो सबसे पहले सचिवालय या मंत्रालय भवन का क्या काम है? नीति निर्माण। तो इस विभाग सचिवालय ऑफिस का काम रहता है नीति का निर्माण करना, और नीति का क्रियान्वयन करने के लिए जो डिपार्टमेंट है वह जो है संचालनालय है, डायरेक्टर का डिपार्टमेंट है, वह जो है नीति का क्रियान्वयन करते हैं। तो इसमें जो अधिकारियों हैं उनका पद सोपान है, उसे जो है यहाँ दिया गया है। तो ये पद सोपान से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पद सोपान को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप कैसे याद रखेंगे उसे देखिए। तो पद सोपान में अगर हम सबसे पहले यहाँ मुख्य सचिव की देखें, तो सचिवों में जो है ये 8 पद दिए गए हैं। तो संख्या पहले याद रखेंगे, 8 है सचिवों की संख्या, तो 8 रखेंगे। तो 8 में सबसे पहला रहता है मुख्य सचिव। यह जो है राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रहता है, मुख्य सचिव। तो देखिए, मुख्य सचिव के बाद उसके नीचे में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो इसके जगह में काम करते हैं। मुख्य सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख या प्रधान सचिव रहते हैं। उसके बाद फिर सचिव, सचिव के नीचे अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के नीचे संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, उसके नीचे है सबसे अवर सचिव। तो सबसे नीचे अवर सचिव और सबसे ऊपर है मुख्य सचिव। ठीक, तो इसे क्रम से मुख्य सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख सचिव या प्रधान सचिव, उसके बाद सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव। ठीक, तो यह क्रम आपको याद रखना है। और उसी प्रकार इसमें देखिए संचालक के पद में, तो संचालक के पद को आप जैसे PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो है आप क्या बनते हैं? DC बनते हैं। ठीक, तो आप DC को मान के चलिए DC, तो ये उप संचालक है। वहां से आप देखिए, तो जब DC होते हैं उसके नीचे एक सहायक संचालक काम करते हैं। तो उप संचालक डिप्यूटी डायरेक्टर है, उसके नीचे जो है एक असिस्टेंट डायरेक्टर रहता है। ठीक, असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद देखिए यहाँ संयुक्त संचालक, जैसे DC रहता है, इसके प्रमोट होकर इन्हें क्या बनाया जाता है? ज्वाइंट DC बनाया जाता है। ठीक, तो संयुक्त अर्थात ज्वाइंट संचालक हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया। ठीक, उसके बाद फिर अवर या अतिरिक्त संचालक, तो इसे कहते हैं एडिशनल। ठीक, तो एडिशनल संचालक, तो वैसे ही जॉइंट DC से क्या होते हैं? प्रमोट होके एडिशनल DC बनते हैं। ठीक, एडिशनल DC बनते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? अपर या अतिरिक्त संचालक। वही संचालक के पद में रहता है, उसके बाद फिर संचालक होता है DC। ठीक,
तो यह हो जाएगा डीसी। उसके बाद फिर कलेक्टर बनते हैं, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनते हैं। तो उसी पद सोपान के आधार पर आप जो है देख सकते हैं। जैसे इसे आप एक डीएम का पद मांग सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर का पद, तो उसके नीचे जो है एक अतिरिक्त कलेक्टर रहता है, अतिरिक्त उसके नीचे जो है ज्वाइंट कलेक्टर रहता है, उसके नीचे जो है उप कलेक्टर रहता है, इसे डीसी कहते हैं, और उसके नीचे अतिरिक्त कलेक्टर रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ याद रख सकते हैं, ठीक। संचालक, अपर संचालक, ज्वाइंट, उसके बाद डीसी अर्थात डिप्यूटी, उसके बाद जो है सहायक असिस्टेंट, ठीक। तो इस पद सोपान को याद रखना है आपको, यहाँ पद सोपान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए यहाँ राज्य सचिवालय को पढ़ते हैं। तो राज्य सचिवालय के संबंध में प्रमुख, तो राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख विभाग का मंत्री होता है। राजनीतिक प्रमुख जो है विभाग का मंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख जो है सचिव होता है उस विभाग का। तो हर विभाग का अलग अलग एक सचिवालय होता है। हर विभाग का जो मंत्री रहते हैं उसके राजनीतिक प्रमुख रहते हैं, और उस सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है उस विभाग के सचिव रहते हैं। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है, अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण का कार्य करती है। तो नीति को निर्माण या नीति निर्धारण का कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है, और उसका क्रियान्वयन जो है संचालनालय द्वारा किया जाएगा। राज्य प्रशासन तंत्र का केंद्र होता है। राज्य प्रशासन तंत्र का केंद्र है। राज्य शासन सचिवालय का वह स्थान है जहां से शासन व प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन किया जाता है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए। सचिवालय नीति निर्माता के रूप में, राजनीतिक नेतृत्व एवं नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त कार्यस्थली है। सचिवालय में नीति तथा कार्यक्रम आकार देते हैं तथा यहीं से उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ये पहले भी देखे हैं, यही आपको बार बार यहाँ देखने को मिलेगा। ये पूरा जो है जितना भी समरी है सबका अर्थ वही निकल रहा है कि नीति का निर्माण कहाँ किया जाएगा, सचिवालय में, और नीति का जो क्रियान्वयन है वह जो है संचालनालय या निदेशालय में किया जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ गठन की बात किया गया है। राज्य सरकार के विभागों में राजनीतिक प्रमुख होते हैं मंत्री तथा प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। राज्य मंत्री और सचिव को मिलाकर जो है सचिवालय का गठन किया जाता है। तो मंत्री प्लस सचिव ही सचिवालय का गठन करते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना शासन सचिवालय होता है जो विभिन्न विभागों में विभाजित होता है। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। राजनीतिक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, जबकि सचिव एक या दो विभाग का प्रमुख होता है। तो यह जो है पूरे सचिवालय का प्रधान कौन, मुख्य सचिव। सचिव प्रायः वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जो सामान्यज्ञ भी कहलाते हैं। अपवाद स्वरूप अगर देखें तो लोक निर्माण विभाग, तो सभी विभाग का जो सचिव रहता है वो आईएएस अधिकारी होता है। एक विभाग को छोड़ के, वह कौन सा है, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी। तो इसमें का जो कौन होते हैं विभाग के प्रमुख होते हैं वे जो है क्या होते हैं, प्रमुख अभियंता होते हैं। प्रमुख मुख्य अभियंता विशेषज्ञ वर्ग का होता है, अर्थात ये चीफ इंजीनियर होते हैं, ठीक। तो पीडब्ल्यूडी विभाग यह है रोड निर्माण कार्य से संबंधित है। इस कारण जो है इंजीनियर जो है मुख्य चीफ इंजीनियर जो है इस विभाग के प्रमुख होते हैं, ठीक। चलिए सचिवालय के कार्य एवं भूमिका देखें। तो सबसे पहला कार्य है नीति निर्माण करना। सचिवालय वस्तुतः नीति निर्माण का प्रमुख संस्था है। यहाँ नई नीतियां बनती है, पुरानी संशोधित होती है तथा कुछ अनावश्यक अनुपयोगी नीतियों को समाप्त भी किया जाता है। दूसरा है सूचना का संग्रहण करना। राज्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के सचिवालय द्वारा सूचना एकत्र की जाती है, उनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर नीति निर्माण, नीति का निष्पादन, मूल्यांकन का कार्य होता है। सामान्यतः यह दायित्व आयोजन तथा वित्त विभाग द्वारा निभाया जाता है, ठीक। सूचना का संग्रहण करता है। तीसरा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सभी विभागों के मध्य सचिवालय है। समान प्रशासन की विभिन्न गतिविधियां निदेशालय, मंडल, निगमों, लोक उपक्रम आदि के माध्यम से संचालित होता है। इन सब में समन्वय आवश्यक है ताकि राज्य में समन्वित विकास को दिशा दी जा सके। यह दायित्व सचिवालय का होता है समन्वय करने का। राजनीतिक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री तथा प्रशासन में मुख्य सचिव जो है समन्वयकर्ता की भूमिका निभाते हैं। नियम एवं निर्देशन निर्माण संबंधी कार्य किया जाता है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के मध्य तालमेल बनाए रखना, विधान, नियम व विनियमन बनाना, फील्ड एजेंसी द्वारा नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का ध्यान रखना, नीतियों के कार्यान्वयन के लिए परिणामों की समीक्षा करना, सेवा संबंधी नियम एवं उनमें संशोधन का अनुमोदन करना, ये सभी कार्य भी सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। कार्मिक प्रशासन में देखें तो कार्मिक प्रशासन करता है नए पदों का सृजन, अधिकारियों की पुनर्युक्ति, त्याग पत्र, विशेष वेतन भत्ते, पेंशन, इनसे संबंधित सही यही निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सब निर्णय भी सचिवालय में लिए जाते हैं। कार्मिक अर्थात जो
अधिकारी हैं उनके कार्य के संबंध में जो निर्णय है, पुनर्नियुक्ति या त्याग पत्र, वेतन भत्ते, पेंशन, ये सभी निर्णय सचिवालय में बदलती परिस्थितियों आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन में जो सुधार व बदलाव किए जाते हैं उनके संबंध में भी कार्मिक प्रशासन में निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, चलिए और आगे है वित्त संबंधी कार्य। तो वित्त संबंधी कार्य देखें तो राज्य के वित्त प्रशासन में सचिवालय के वित्त विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका। तो वित्त विभाग है, वहां भी वित्त सचिव होते हैं, तो इनकी जो है वित्त संबंधी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। बजट निर्माण के पूर्व विभिन्न विभागों से प्राप्त आय व्यय के अनुमान का अध्ययन तथा संशोधन कर इस विभाग का दायित्व होता है। तो वित्त विभाग द्वारा ही जो है वहां के सचिव द्वारा ही मुख्य रूप से उनके निर्देशन में जो भारत के बजट हो गया आर्थिक सर्वेक्षण उसको तैयार किया जाता है हर राज्य में, हर राज्यों के बजट आर्थिक सर्वेक्षण को। देखिए सामान्य प्रशासन के कार्य में देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत समस्त सरकारी संपदा आती है। प्रबंधन तथा व्यवस्था की सामान्य प्रशासन में से के दायित्व में शामिल है। विभाग प्रमुख की नियुक्ति करना तथा वेतन प्रशासन जैसे स्थापना कार्य की देखरेख करना, ये सभी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों का दायित्व रहेगा। केंद्र तथा अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व, केंद्र सरकार से मिलने वाली समस्त प्रकार की आर्थिक सुविधा तथा अन्य निर्देश सचिवालय के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। प्रशासनिक सुधारों में देखें शासन के समस्त विभाग तथा संस्थाओं से संबंधित प्रशासनिक सुधारों को लागू करना व उनका मूल्यांकन करना प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्य है। प्रशासकीय नेतृत्व को देखें, वस्तुतः सचिवालय राज्य के संपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन करता है व परामर्श प्रदान करता है। नियंत्रण और निरीक्षण का भी कार्य जो है प्रशासक के सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो ये सभी उनके प्रशासकीय नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री का सचिवालय, तो देखिए यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया था, मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का एक अलग से सचिव रहता है, मुख्यमंत्री का सचिव, वह जो है मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख रहता है। और बाकी जो विभाग होते हैं उनके लिए जो है हर विभाग के लिए सचिव रहते हैं जो उनके विभाग का प्रमुख होते हैं। यहाँ प्रश्न आया था राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री का सचिव। चलिए अब आगे हम देखेंगे मुख्य सचिव के संबंध में। तो मुख्य सचिव पद कहाँ से आया है, इसमें इनकी क्या क्या भूमिका होती है, इनकी पद की स्थिति क्या है, वर्तमान में कौन है, इनसे पहले कितने सचिव जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में रहे हैं मुख्य सचिव, उन सबको देखेंगे। तो देखिए मुख्य सचिव के संबंध में यह पद जो है 1799 में लॉर्ड वेलिजली, तो वाइस राय थे लॉर्ड वेलिजली, उनके द्वारा जो है 1799 में जो है यह पद जो है लाया गया था। प्रथम मुख्य सचिव B.S. बार्लो, तो भारत में प्रथम मुख्य सचिव के रूप में B.S. बार्लो जी का नाम मिलता है। देखिए इसमें समानता है, यह केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव जो कैबिनेट सचिव होते हैं केंद्र में एवं कार्मिक सचिव होते हैं उसके समान रहते हैं राज्य का जो मुख्य सचिव है। भारत सरकार के सभी राज्यों के सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव अर्थात कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। तो सभी राज्यों के सचिवों को एक साथ बुला के सचिव की मीटिंग होता है, उन सभी का जो है अध्यक्षता किनके द्वारा, जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव की भूमिका देखें तो ये इन्हें जो है प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रशासनिक ढांचे में मस्तिष्क का समस्त सचिवों का प्रमुखिया माना जाता है। तो इनका मुखिया प्रमुख है, समस्त सचिवों का प्रमुख, राज्य में प्रशासन का प्रमुख है, राज्य के समस्त लोक सेवकों का भी प्रमुख माने जाते हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है मुख्य सचिव। राज्य के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है मुख्य सचिव का। मंत्रिमंडल का मुख्य सलाहकार भी जो है मुख्य सचिव रहता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिव भी रहता है। तो देखिए राज्य का जो कैबिनेट सचिव है वो जो है मुख्यमंत्री रहता है, अलग से यहाँ कैबिनेट सचिव पद का पद नहीं है। तो जो मुख्य सचिव है वही जो है कैबिनेट का सचिव कहलाता है। मध्यस्थता देखें तो यह राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जानने वाली सभी फाइलें मुख्य सचिव से होकर जाती है। तो मंत्रिमंडल में जो भी फाइलें जाएंगे वो सबसे पहले मुख्य सचिव के टेबल से होकर जाएंगे, उसके बाद जो है मंत्री के पास जाते हैं। तो ठीक है, हर फाइल जो है मुख्य सचिव से होकर गुजरता है राज्य के। पद की स्थिति देखें तो राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है, राज्य प्रशासन और प्रशासनिक प्रमुख होता है, राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव। राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव शीर्ष होते हैं। मुख्य सचिव पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। उनकी शक्ति और कार्य को देखें तो मुख्य सचिव मुख्य के मंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो मुख्य सचिव का राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य के शासन में संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव की परामर्श लेता है। मुख्य सचिव राज्य सरकार के सचिवों एवं मुख्यमंत्री के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये सभी उनके सलाहकार के रूप में कार्य है। दूसरा है मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य। मुख्य सचिव राज्य नीति मंडल के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासन प्रमुख होता है।
इनका तीसरा कार्य है प्रमुख समन्वयक के रूप में। तो समन्वयक कैसे? मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक है। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। वह विभाग के सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करता है। संभागीय आयुक्त जिलाधीश और जिला प्रशासन के विभागों की अध्यक्षता व सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। देखिए, लोक सेवक के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े मामलों को देखता है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव कार्य करेंगे। सचिवालय के विभाग मुख्य सचिव के नियंत्रण में होते हैं। राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में उसकी अलग भूमिका होती है। चलिए अब आगे देखिए, मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव में क्या क्या समानता है। तो केंद्र स्तर पर जो कैसे कैबिनेट सचिव होता है, वैसे राज्य स्तर पे मुख्य सचिव। तो केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव पद के समतुल्य कोई पद नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव को ही राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष माना जाता है। दोनों अपने अपने प्रशासन के प्रमुख समन्वयक होते हैं। दोनों मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित कराते हैं। दोनों अपने अंतरिम मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं। दोनों अपने अपने कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर हुई है। दोनों अपने अपने मुख्य कार्यपालिकाओं के प्रमुख सलाहकार होते हैं। तो ये सभी समानताएं हैं मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव के मध्य। चलिए अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। तो छत्तीसगढ़ के अभी तक के कितने मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्हें देखिए। तो इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्य सचिव, सबसे पहले मुख्य सचिव का आपको नाम याद रखना है, श्री अरुण कुमार, और वर्तमान में है 12वें क्रम के श्री अमिताभ जैन। ठीक, तो ये दोनों का नाम आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री अरुण कुमार जो है प्रथम मुख्य सचिव थे छत्तीसगढ़ राज्य के, अभी वर्तमान में 12वें क्रम के हैं अमिताभ जैन। और इनके अलावा और 2-3 लोगों का नाम याद रखना है। एक है श्री विजय वर्गीय। तो श्री विजय वर्गीय ये जो है तीसरे नंबर के मुख्य सचिव है। यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे, प्रथम सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। एक ही विजय वर्गीय, यह जो है तीसरे क्रम के मुख्य सचिव थे। और वही देखिए ये श्री विवेक डांड, तो ये 8वें क्रम के हैं, 8वें क्रम के। और ये जो है छत्तीसगढ़ के पहला जो नवाचार आयोग बना हुआ था, इनोवेशन कमेटी नवाचार आयोग, उनका जो है अध्यक्ष रहे हैं विवेक डांड। लेकिन वर्तमान में ये नवाचार आयोग है, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये 8वें क्या थे मुख्य सचिव विवेक डांड, इन्हें जो है नवाचार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। अब सीधा 12वें को याद रखना है आपको, अमिताभ जैन को। अगर आप न याद रखना चाहें तो देख सकते हैं एक बार पढ़ के सभी को। देखिए, महानदी भवन रायपुर। तो यह जो है महानदी भवन क्या है, मंत्रालय एवं सचिवालय का भवन का नाम है महानदी भवन। अब कार्मिक को देखें तो यहाँ सचिवालय के विभाग में अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति निर्धारित कार्यकाल के लिए होता है। ठीक, अब यहाँ सचिवालय के अधिकारियों का पदक्रम दिया गया है। तो पदक्रम को हम पहले ही याद किए हैं, पहले ही पेज में। तो मुख्य सचिव, उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव, फिर सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव। ठीक, तो यह जो है इनके पद सोपान का क्रम होता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। दूसरा है महत्वपूर्ण निदेशालय संचालना या डायरेक्टरेट्स कहते हैं इसे। तो देखिए, निदेशालय में इसके प्रमुख रोल क्या है। इस राज्य में विभिन्न निदेशालय का संचालन इंद्रावती भवन से किया जाता है। तो इंद्रावती भवन का नाम याद रखेंगे, निदेशालय। कार्यकारी प्रमुख के कार्यकलाप को निदेशालय का नाम दिया गया है। निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है, तो सचिवालय के अधीन काम करने वाली संस्था है। निदेशक लाइन इकाई है, तो यह लाइन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई होती है। राज्य प्रशासन में निदेशालय कार्यकारी अभिकरण होते हैं, तो कार्य करने वाले अभिकरण के रूप में काम करता है निदेशालय। सभी निर्माण जो है, नीतियों का निर्माण कहाँ होता है, सचिवालय में। और उसका जो है क्रियान्वयन, अर्थात उसको क्रियान्वयन कहाँ कराया जाता है, निदेशालय में। निदेशालय राज्य सरकार के कार्यों का अंग है, कार्यकारी अंग है। इसके लिए कार्यकारी विभाग भी कहते हैं इसे, तो कार्यकारी विभाग भी कहलाता है निदेशालय। यह सचिवालय के विभागों में से बिल्कुल अलग है। कुछ मामलों को छोड़ दे तो सचिवालय में प्रत्येक विभाग का समेकित कार्यकारी विभाग होता है, प्रत्येक सचिवालय। अब देखिए इनके कार्य क्या होते हैं निदेशालय के। तो निदेशालय का मुख्य कार्य है नीति का क्रियान्वयन कराना। राज्य सरकार की नीति को क्रियान्वित कराने के लिए निदेशालय उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों को तकनीकी सलाह देते हैं। अधीनस्थ कार्यों का बजट तैयार एवं आवंटन करना इन्हीं का दायित्व है। विभाग के अनुदान का आवंटन करना और बजट के पुनर्वियोजन करना इनका कार्य है। निर्धारित सीमा अनुमोदित नियमों के तहत सभी तरह की नियुक्तियां, नियमितीकरण, तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नति से सारे काम भी देखते हैं। विभागीय अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। विभाग की कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए विभागीय अनुबंधन और प्रयोगात्मक कार्यक्रम का संचालन करना। अधिकारियों के समेकन, अंतर विभागीय और केंद्र सरकार के सम्मेलन को छोड़ करके भाग लेने की अनुमति प्रदान करना।
अधीनस्थ अधिकारियों पर नियमानुसार अनुशासित शक्तियों का प्रयोग करना, पदोन्नति और अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देना, विभाग के जिला स्तरीय स्टाफ द्वारा कार्यान्वित कार्य का निरीक्षण करना। ये सभी कार्य किनके हैं? निदेशालय के। अब निदेशालय के प्रमुख कौन होते हैं? निदेशालय के नियम कानून सचिवालय से भिन्न होते हैं, इनकी सांगठनिक सत्ताएं अलग अलग होती हैं। निदेशालय का प्रधान एक निदेशक होता है। तो प्रधान निदेशक एक होता है जिसकी सहायता हेतु अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक, तो इनके भी पद सोपान को हम देख चुके हैं। सबसे ऊपर प्रधान निदेशक या संचालक होते हैं। प्रधान निदेशक या संचालक कहलाता है। डायरेक्टर, उनके नीचे क्या रहते हैं? एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के नीचे रहते हैं जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर के नीचे रहते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, और उसके नीचे जो है सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं। तो ये जो है कितने? 5 रहते हैं। इनके पद क्रम जो है 5 पदों को याद रखना है। पहले जो है डायरेक्टर, उसके नीचे एडिशनल, जॉइंट, डिप्यूटी, फिर असिस्टेंट। चलिए, यहाँ राज्य के विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन से विभाग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? विकास आयुक्त होते हैं। तो ये प्रमुख सचिव का पद रहता है, विकास आयुक्त कहलाते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख विकास आयुक्त। उच्च शिक्षा विभाग का आयुक्त कहलाता है। पुलिस विभाग का पुलिस महानिदेशक डीजीपी कहलाते हैं, जो प्रमुख होते हैं वो। जेल विभाग के प्रमुख डीजीपी, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, तो ये भी महानिदेशक रहते हैं, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षण, पीसीसीएफ, इसे पढ़े ही हैं। सहकारिता विभाग का पंजीयक कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। पंजीयक कौन सा? सहकारिता विभाग का पंजीयक। स्कूली शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, तो देखिए नगरीय प्रशासन विभाग का संचालक कहलाएगा, जबकि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास का विकास आयुक्त है। महिला बाल विकास का भी संचालक, तो ये तीनों का संचालक। लोक निर्माण विभाग का हम देखे थे प्रमुख अभियंता होते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव का सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव। आदिम जाति कल्याण विभाग का जो प्रमुख होता है वह प्रमुख सचिव होता है। ठीक, तो इन्हें याद रखना है आपको। यहाँ एक बार प्रश्न पूछा गया था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है वह कौन होता है? तो वह विकास आयुक्त होता है, जो प्रमुख सचिव रहता है। ठीक, यहाँ पद सोपान को दिया गया है। तो यहाँ राज्य के जो पद सोपान है प्रशासनिक, तो राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव, संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त रहता है, और अनुविभाग के आधार पर एसडीओ होता है, एसडीओ या एसडीएम, तो उपखंड अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार, राजस्व क्षेत्र पर राजस्व निरीक्षक, पटवारी हल्का में पटवारी, गांव में जो है कोतवाल, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। देखिए, प्रशासन की आधारभूत इकाई जिला होता है, इसे याद रखना है। प्रशासन की सबसे आधारभूत इकाई है जिला, तो जिला जो है आधारभूत इकाई है। यहाँ देखिए आयुक्तों का प्रथम देखें तो आयुक्त, उसके नीचे अवर आयुक्त होता है, एडिशनल आयुक्त, फिर जॉइंट आयुक्त, उसके बाद जो है डिप्यूटी आयुक्त, उसके बाद असिस्टेंट आयुक्त। तो इनका क्रम जो है सभी में जो है ऐसी है, असिस्टेंट, फिर डिप्यूटी, फिर होता है जॉइंट, फिर एडिशनल, उसके बाद फिर जो होते हैं पद वह होता है। ठीक, चलिए अब उसके बाद यहाँ जिलाधीश देखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल भी जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण रहता है, तो अब हम जिलाधीश पढ़ेंगे। तो चलिए, इनका जो है पद का सृजन 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। यह विभाग किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं जिलाधीश। नायब तहसीलदार से कलेक्टर तक के सभी जो है राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। डिप्यूटी कलेक्टर राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, डिप्यूटी कलेक्टर जो डीसी होते हैं वे राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। यही डीसी जो है एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं। एसडीएम तब ये जो है क्या रहते हैं? राजस्व विभाग के अंतर्गत रहते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो जो कलेक्टर की परिभाषा है वह हमें छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में प्राप्त होता है। इस संहिता को याद रखना है आपको, भू राजस्व संहिता 1959 है। 1959 कितना? 1959। ठीक, उत्तरदायित्व तो इनका क्या क्या रहता है? जिलाधीश का राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जिला के प्रमुख प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला प्रशासन का प्रमुख होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिला मतगणना अधिकारी के रूप में, जिला आयुक्त या उप आयुक्त के रूप में, जिला आपदा प्रबंधक के रूप में। तो ये सभी उत्तरदायित्व जो है एक जिला कलेक्टर के होते हैं। उसके बाद देखिए कथन, तो कुछ महान विद्वानों द्वारा जिला कलेक्टर जिलाधीश के संबंध में जो है कुछ कथन कहे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, बलवंत मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए कहा गया था। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना फ्रांस के प्रीफेक्ट से किया जाता है। तो फ्रांस में जो प्रीफेक्ट का पद है वह जो है राज्य में जो है कलेक्टर का पद रहता है उसके समान है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की है जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी हुई है। तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड का मानना है। राज्य में संचालित टूडा है डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जिला शहरी विकास अभिकरण, इसका पदेन अध्यक्ष कौन रहता है? कलेक्टर होता है। तो जिला में जो हर जिला में संचालित है क्या? डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, उसका पदेन रूप से अध्यक्ष रहता है जिला कलेक्टर। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है।
जिला प्रशासन का मुख्य कार्य नीति का क्रियान्वयन करना है। जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को कलेक्टर कहते हैं। इस पद को डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर भी कहलाता है, अर्थात उप आयुक्त रहता है। आयुक्त जो है संभाग के अंतर्गत आता है, संभाग के नीचे जिला, तो इसीलिए इसे डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पद सोपान दिए गए हैं। ये प्रशासनिक प्रणाली में जिलाधीश के स्थान पर निर्धारण कहाँ है, तो मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख है, उसके नीचे जो है मुख्य सचिव रहते हैं, राज्य सचिवालय का प्रमुख, संभाग के प्रमुख, संभाग आयुक्त और जिला के प्रमुख रहते हैं जिलाधीश। जिलाधीश के नीचे कौन आते हैं, उप संभागीय अधिकारी, उसके नीचे तहसीलदार आते हैं, राजस्व निरीक्षक आते हैं, फिर पटवारी आते हैं। ठीक, ये पद सोपान है। आगे देखिए जिला योजना समिति के कार्य, तो जिला योजना पूरे जिले के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करना जिला योजना समिति का कार्य है। तो यह भी पूछा गया प्रश्न है। राज्य शहरी विकास अभिकरण, तो राज्य शहरी विकास अभिकरण राज्य के शहरी क्षेत्र की गरीबी उन्मूलन की योजना हेतु संचालित या एक अभिकरण है। प्रभारी मंत्री जिले के विकास कार्यों का अनुश्रवण करता है। देखिए तो यह शहरी विकास अभिकरण के पदेय रूप से जो जिलाधीश रहते हैं वही जो है अध्यक्ष रहते हैं। राज्य प्रशासन का निदेशालय एक कार्यकारी अभिकरण होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय और निदेशालय दोनों में संपन्न किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कार्मिक विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है, तो कार्मिक विभाग के अंतर्गत कोई भी निदेशालय कार्यक्रम नहीं है, जबकि कृषि गृह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक, अब आगे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग, तो कुछ महत्वपूर्ण विभाग है ये। सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें जो है नीति संबंधी कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारों की पद स्थापना और सेवाएं किए जाते हैं, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम का निर्माण किया जाता है तथा सतर्कता संबंधित भी कार्य किए जाते हैं। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग जो है राज्य का महत्वपूर्ण विभाग है। छत्तीसगढ़ में NEGP, तो NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है पहले उसे देख लीजिए। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत कौन कौन से परियोजनाएं जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है उसे देख लीजिए। तो ये जो है 11 योजनाएं संचालित है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत। तो इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, सिटीजन कनेक्टिव सेंटर, एग्रीकल्चर एग्रीनेट एवं PDS, कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर, ई प्रोक्यूरमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे एंड इंडिया पोर्टल, कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स कॉम्पैक्टनेस, पुलिस CCTV NS, GIS सिस्टम एंड लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये सभी जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित है। ये नीचे का इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसके संबंध में जो है ये क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं उसे दिया गया है। ई गवर्नेंस का अर्थ किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वय का प्रयोग करना। तो यह जो है ई गवर्नेंस कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है, नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का पालन करना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार लाना, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार लाना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसके प्रकार के देखें तो 4 प्रकार के ई गवर्नेंस देखने को मिलते हैं। पहला है G2G अर्थात सरकार टू सरकार, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गवर्नेंस। दूसरा है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये 4 प्रकार के ई गवर्नेंस कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005 को हुआ था। तो ई पंचायत प्रोजेक्ट जो है 26 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था। यह भी ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। देखिए अभी तक के हमारे जो वीडियो क्या क्या डले हुए हैं हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। ज्ञान मीमांसा हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ मैराथन वीडियो मिल जाएगा जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रहा है जिसमें अभी तक 7 वीडियो डल चुके हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का कंप्लीट हो चुका है, 5 वीडियो में हमने कंप्लीट किया था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ के इतिहास 27 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति 8 वीडियो में कंप्लीट है, आप देख सकते हैं इसे। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ किए थे, यह जो है आगे और करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजाति देख सकते हैं 9 वीडियो में कंप्लीट है। तो वही छत्तीसगढ़ का भूगोल 29 वीडियो में पूरे छत्तीसगढ़ के भूगोल को कंप्लीट किया गया है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख सकते हैं, पूरा डिटेल में जो है पूरा बुक है उसको कंप्लीट किया गया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे राज्य प्रशासन में जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका उन सबका जो रोल है अलग अलग दिया गया है, उसे पढ़ेंगे। तो राज्य प्रशासन में 3 में विभाजित होता है राज्य का प्रशासन, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो देखिए कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता कार्यपालिका में आते हैं। वही विधायिका में विधानमंडल आता है, विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा और उसके अलावा जो है राज्यपाल, ये तीनों जो है विधायिका के अंतर्गत आएंगे जो कानून का निर्माण करेंगे।
ठीक। तो विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो विधान परिषद, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है तो विधानसभा लेंगे, और राज्यपाल, ये दोनों विधायिका के अंग है। वही न्यायपालिका में उच्च न्यायालय आएंगे, अधीनस्थ न्यायालय आएंगे, उसके अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय हो जाएंगे, तहसील न्यायालय हो जाएंगे, ये सभी न्यायालय किसके अंतर्गत आ जाएंगे, न्यायपालिका के अंतर्गत। यह जो है संवैधानिक निकाय है। संविधान में इनकी चर्चा किस किस अनुच्छेद में किया गया है वो दिया है। अनुच्छेद 153 से 137 तक की कार्यपालिका प्राप्त हो जाएगा। विधायिका 168 से 212, जिसमें विधानमंडल का 168 में है, 169 में विधान परिषद है, 170 में विधानसभा है। न्यायपालिका 214 से 231 है, 214 में उच्च न्यायालय है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय भी है, और राज्यपाल 153 से स्टार्ट है। ठीक, तो आगे इसे सबको पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका देखें तो राज्य प्रशासन की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसमें 2 सदन होते हैं, कुछ राज्यों में 2 है और मैक्सिमम राज्यों में जो है 1 है। तो विधान परिषद और विधानमंडल 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तथा राज्यपाल से मिलकर बनेगा विधायिका। कुछ राज्यों में 1 सदन होता है, विधानसभा तथा राज्यपाल से मिलकर बनेगा। छत्तीसगढ़ के विधानमंडल में केवल विधानसभा व राज्यपाल है। ठीक, विधानमंडल, विधानसभा और राज्यपाल है। विधान परिषद कहाँ कहाँ है इसे देख सकते हैं। विधान परिषद को स्थायी सदन, उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं। यह केवल अभी तक के 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें से आप देख सकते हैं 3 जो है साउथ इंडिया के है, के दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और 3 जो है नॉर्थ के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के। ठीक, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद विद्यमान नहीं है, और विधान परिषद का सृजन जो है और उन्मूलन अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा से एक संकल्प पारित होने के बाद यदि संसद सहमत दे तो संसद का एक कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना करेगा। ठीक, इस प्रकार विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है, विधानसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं या प्रथम सदन कहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम है मिनी महता भवन, जो रायपुर में स्थित है, मिनी महता भवन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीट है। विधानसभा 90 सदस्य है, 90 सीट है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में आरक्षित सीटों की स्थिति देखें तो परिसीमन के पूर्व यहाँ जो सीट थे वो जो है टोटल आरक्षित सीट 44 आरक्षित थे, जिसमें से एसटी के लिए 34 था और एससी के लिए 10 था। वर्तमान में देखें तो 39 जो है आरक्षित है, 39 आरक्षित सीट है, जिसमें से एसटी का है 29 और 10 है एससी का। और कितना आरक्षित अनारक्षित है, 51 जो है वर्तमान में आरक्षित है। तो यहाँ नीचे दिया गया है परिसीमन के पश्चात पहले जो है इतना था और बाद में इतना। अनुसूचित जाति के लिए अभी वर्तमान में 51 और जो है अनुसूचित जाति के लिए 10 है, और यह जो है 51 आरक्षित है। ठीक, पहले इंग्लो इंडियन था जो अभी समाप्त हो चुका है। तो टोटल 90 विधानसभा सीट है। चलिए, यहाँ नोट करके लिखा गया है जो एंग्लो के लिए है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन संबंधी प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया है, अर्थात अब जो है एंग्लो इंडियन को दिया नहीं जाता है आरक्षण। ठीक, अगर देखिए गढ़पूर्ति, विधानसभा में गढ़पूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य रहता है। तो गढ़पूर्ति 1/10 सदस्यों से होता है विधानसभा में, इसकी जिनकी संख्या 10 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ का कितना है, 90 टोटल है विधानसभा की संख्या। इनका अगर 1/10 निकाला जाए तो कितना आएगा, 90 का 9 आ जाएगा, परंतु 9 नहीं होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, मिनिमम 10। तो 10 सदस्य अगर उपस्थित है तभी जो है वह विधानसभा की गढ़पूर्ति पूरा होगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार विधानसभा की कुल 90 सीट है, जिसका 10वां हिस्सा 9 सदस्य होंगे, किंतु विधानसभा में गढ़पूर्ति कम से कम 10 सदस्यों की अनिवार्यता है। इस कारण विधानसभा में गढ़पूर्ति के लिए न्यूनतम 10 सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र कब लगा था देख लीजिए। तो इसका आरंभ 14 दिसंबर 2000 को हुआ था। इसे हम पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी पढ़े हैं। जो देखिए 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक के 6 दिन का लगा था पहला विधानसभा सत्र। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक स्थान था राजकुमार कॉलेज, रायपुर के जसपुर हॉल में लगा हुआ था। द्वितीय सत्र 27 फरवरी 2001 को नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ था। 27 फरवरी को पहली बार जो विधानसभा भवन बनाया गया था वहां हुआ था 27 फरवरी 2001 को। इसका विघटन 5 दिसंबर 2002 को हुआ। पहला जो विधानसभा सत्र था उसका विघटन 5 दिसंबर 2003 को हुआ। उसके बाद नया सरकार बना, वहां से कंटिन्यूटी चला है। अब देखिए यहाँ विधानसभा का निर्वाचन एवं गठन कब कब हुआ है उसे दिया गया है। तो अभी तक के जो है 5 बार हुआ है। तब 2003 का यह प्रथम विधानसभा निर्वाचन था। उसके बाद जो है यह दूसरा विधानसभा 2003 से 2008 में विधानसभा का कार्यकाल। 2003 में पहली बार निर्वाचन हुआ है, प्रथम विधानसभा का निर्वाचन, फिर द्वितीय विधानसभा का निर्वाचन, तृतीय विधानसभा का 2008, 2013, 2018 में चौथा, 2015 में भी 5वां विधानसभा का निर्वाचन हुआ है 2013 में। ठीक,
तो यह जो है ईयर को आपको याद रखना है। बाकी 5-5 वर्ष देख लीजिए, यहाँ किसी भी प्रकार कोई गैप नहीं रहा है। तो 2003 में हुआ था पहली बार, फिर 5 साल बाद 2008 में, फिर 5 साल बाद 2013, फिर 5 साल बाद 2018, फिर 5 साल बाद 2023 में। ठीक, तो 5 विधानसभाएं, छठी विधान, और जो है इसकी संख्या को देखें, विधानसभा का कार्यकाल, तो पहला कार्यकाल कौन सा था? 2000 में बना हुआ था। तो 2000 से लेकर के 2003 तक के जो जोगी जी की सरकार चला था, 2003 तक के जोगी जी का, वह मध्य प्रदेश विधानसभा से ही जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा सदस्य क्षेत्र में आने वाले थे, उन्हीं में से सभी सदस्यों को उसमें शामिल किया गया था और वहां से अजित प्रमोद जोगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक, वे निर्वाचित हुए वाले विधानसभा से नहीं थे। निर्वाचन 2003 से स्टार्ट हुआ है, परंतु विधानसभा का कार्यकाल देखें तो यहाँ दूसरा से स्टार्ट होता है। तो छठवां विधानसभा कहलाएगा कार्यकाल में, और जो निर्वाचन है वो 5वां विधानसभा निर्वाचन है। अब सीटों की संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में स्थान निर्धारित किया गया है। जनसंख्या के आधार पर विधायिका की पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारी रहते हैं? तो पहले प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये 4 प्रमुख अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक कौन कौन रहे हैं यहाँ, और उनके संबंध में जो डिटेल है यहाँ दिया गया है, उसे देख लेते हैं। तो चलिए, प्रोटेम स्पीकर, इन्हें हिंदी में सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। इनकी नियुक्ति या शपथ जो है राज्यपाल द्वारा कराया जाता है। नियुक्ति और शपथ दोनों राज्यपाल द्वारा। इसका आधार होता है सदन के एक वरिष्ठ सदस्य को, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य रहते हैं, किसमें, जो एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाता है वरिष्ठता को, जो सबसे वरिष्ठ रहते हैं उन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इनका कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य को शपथ दिलाना और स्पीकर के निर्वाचन से संबंधित संपन्न कराना। तो अध्यक्ष रहते हैं, उनका निर्वाचन और विधानसभा सदस्य को शपथ, ये 2 महत्वपूर्ण काम रहते हैं प्रोटेम स्पीकर के। देखिए अभी तक जो है कौन कौन प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं उसे देखिए। तो प्रथम विधानसभा था, उसमें थे महेंद्र बहादुर, दूसरे में राजेंद्र प्रसाद, तीसरे में बोधराम, चौथे में सत्यनारायण, 5वें में राम पुकार और 6वें में थे श्री राम विचार। तो आपको याद किसे रहना है? सबसे पहले महेंद्र। दूसरा देखिए, इसको याद रखने के लिए आप महेंद्र राजेंद्र दोनों पहले और दूसरे हो गए, महेंद्र और राजेंद्र। उसके बाद तीसरा देखिए बोधराम, महेंद्र राजेंद्र के बाद बोधराम, उसके बाद सत्यनारायण, तो यहाँ भगवान के नाम है नारायण, उसके बाद राम को पहले पुकारे, फिर राम विचारे, राम पुकार राम विचार। तो राम विचार जो है 6वें अभी के हैं वर्तमान के, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। तो अभी जो 6वां विधानसभा हुआ उसमें जो प्रोटेम स्पीकर के कार्य किए गया था राम विचार नेताम द्वारा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष राज्य विधायिका में सदन का संचालन करने एवं अनुशासन बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चयन करते हैं। अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का जो है चर्चा किसमें किया गया है? विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अनुच्छेद 178 में जो है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। चलिए, राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में जो अभी तक के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उनके क्रम देखिए। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब याद रखना है आपको। सबसे पहले थे राजेंद्र, तो प्रथम आपको सबको याद होगा प्रथम वाला, और अभी कभी याद होगा आपको रमन सिंह है 6वें विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए राजेंद्र हो गए। उसके बाद देखिए प्रेम प्रकाश धर्मलाल, तो प्रेम और धर्म का प्रतीक होते हैं गौरी शंकर। तो गौरी और शंकर जो है प्रेम और धर्म के प्रतीक हैं, उनके चरण को रमन कीजिए। तो नमन की जगह रमन, तो चरण रमन। ठीक, तो राजेंद्र पहले याद रहेगा, प्रेम और धर्म का प्रतीक गौरी शंकर, उनके चरण को रमन कीजिए, चरण रमन। तो इस प्रकार आपको याद रख सकते हैं इसे। तो इनके कौन कौन से कहाँ के विधायक थे? रमन सिंह का याद रखिए, राजनांदगांव के विधायक हैं। राज्य विधानसभा में सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष का होता है, क्योंकि इनका कार्यकाल अगले विधानसभा अध्यक्ष पद ग्रहण करने तक की इनका कार्यकाल रहता है। ठीक, तो इसलिए सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है विधानसभा अध्यक्ष का रहता है, सबसे बड़ा कार्यकाल। अब आगे देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष, तो इनका भी नाम पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें भी एक बार पढ़ सकते हैं। अभी जो 6वें विधानसभा के हैं उनका आपको याद रखना है। तो संतराम नेताम जो है अभी 6वें विधानसभा के, इसलिए जो था 5वां विधानसभा उसके थे, 5वें विधानसभा के संतराम नेताम थे। अभी जो है किसी को जो है उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है, याद रखेंगे। जो अभी 6वां विधानसभा है उसका उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो देखिए 2 विधानसभा में जो है, ये पहले विधानसभा हो गया। ठीक, पहले विधानसभा में कौन? बनवारी लाल अग्रवाल, तो ये जो है पहले उपाध्यक्ष विधानसभा के। उसके बाद दूसरे विधानसभा में, ये भी पहले विधानसभा थे धर्मजीत सिंह, तो धर्मजीत सिंह जो है पहले के ही हैं ये भी, और ये दोनों भी 5वें के हैं। ठीक, ये दोनों 5वें के हैं। मनोज मंडावी और संतराम नेताम, इनकी मृत्यु के पश्चात संतराम नेताओं को बाद में बनाया गया था। और इसी बनवारी लाल पहले थे, उसके बाद जो है धर्मजीत को बनाया गया था। और देखिए दूसरे में है बद्रीधर दीवान, तीसरे में नारायण राम चंदेल और चौथे में है बद्रीधर दीवान। तो 4थे विधानसभा के थे बद्रीधर। तो इनका वर्तमान में तो अभी कोई नहीं है, इससे पहले जो थे संतराम नेताम थे।
चलिए अगला देखिए नेता प्रतिपक्ष। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नेता प्रतिपक्ष या इन्हें विपक्ष का नेता भी कहा जाता है। तो ये जो है सबसे पहले थे नंद कुमार साय। पहले विधानसभा में नंद कुमार साय थे, संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्ति है नंद कुमार साय, जिन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लिया था अपने पदभार के समय। उसके बाद देखिए दूसरे महेंद्र कर्मा रहे हैं, तीसरे महेंद्र रविंद्र, इन दिनों को याद रहेंगे साथ में, महेंद्र और रविंद्र। उसके बाद टी.एस. सिंहदेव बने, धर्मलाल कौशिक, फिर नारायण चंदेल, अभी वर्तमान में है चरणदास महंत। ठीक, तो महेंद्र, रविंद्र, टी.एस. सिंहदेव, धर्मलाल, नारायण और चरणदास। ठीक, तो ये जो है नेता प्रतिपक्ष के बाद में अभी तक कार्य है। तो अभी वर्तमान में है चरणदास महंत, ठीक, जो शक्ति के विधायक हैं। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो इनके लिए अर्हता वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, यह संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में दिया गया है विधानसभा सदस्यों के प्रारूप, और उस पर हस्ताक्षर भी किया जाता है। उसी प्रारूप के शपथ लेते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, तो यह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अगले देखिए मनोनीत सदस्य। तो पहले मनोनीत सदस्य भी हुआ करते थे एंग्लो इंडियन का, अभी जो है इसके समाप्त कर दिया गया है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना चाहें तो देख सकते हैं अनुच्छेद 333 में जो है पहले क्या था, राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को जो है विधानसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता था, जो कि 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत जो है इस एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो मनोनयन का प्रावधान था उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है और उसे निरस्त कर दिया गया है। तो अब यह पद नहीं है। ये अभी तक के जो है 4 बार जो है क्या एंग्लो इंडियन चुने गए थे, उनका नाम दिया गया है यहाँ, आप देख सकते हैं, पर यह याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा की वर्तमान स्थिति। तो ये वर्तमान में जो है इसमें क्या क्या है उसे दिया गया है। तो यहाँ जो है वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या 19 है। ठीक, तो विधानसभा चुनाव 2023 में महिला विधायकों की संख्या 19 है। तो यहाँ सभी का नाम दिया गया है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, पर यह इस वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले वर्ष जो इंपॉर्टेंट था, परंतु यहाँ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आज करेंट अफेयर में भी हम इसे पढ़े हैं, आप वहाँ नाम भी याद किए होंगे। तो आप यहाँ एक बार करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम की कमी है तो हम जो है आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए यह पार्टी के कितना मिला है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 53 सीट, कांग्रेस पार्टी 35 सीट और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है 1 सीट के साथ जो है यहाँ राज्य सरकार में विधानसभा सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सीटों का विवरण दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सा विधानसभा सीट, कितना जो 90 विधानसभा सीट है वो कहाँ है और किस जाति के लिए जो है आरक्षित है उसे देख सकते हैं हम। तो चलिए हम पूरा 90 सीटों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो सबसे आरक्षित जो है एससी के लिए कितना 10 सीट है। तो 10 कौन कौन से सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, उसे देख लीजिए। तो ये है सारंगढ़ और बिलाईगढ़। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक जिला बना है, उसमें 2 ही सीट है, उसमें से दोनों सीट आरक्षित है एससी के लिए, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। वही जांजगीर चांपा का पामगढ़ एससी के लिए आरक्षित है, बिलासपुर का मस्तूरी, मुंगेली जिले का मुंगेली और लोरमी 2 है, उसमें से मुंगेली जो है आरक्षित है। रायपुर से आरंग जो है एससी के लिए आरक्षित है, और महासमुंद का सरायपाली, अहिवारा, दुर्ग का अहिवारा आरक्षित है एससी के लिए। नवागढ़ बेमेतरा का नवागढ़ आरक्षित है, वही राजनांदगांव का डोंगरगढ़। ठीक, तो ये जो है टोटल 10 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है। कौन कौन सा याद रहेगा, राजनांदगांव का डोंगरगढ़ है, नवागढ़, बेमेतरा, अहिवारा, दुर्ग, सरायपाली, महासमुंद, आरंग का रायपुर, मुंगेली जो है, बिलासपुर का मस्तूरी, पामगढ़, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ दोनों सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आते हैं। ठीक, तो ये 10 सीट है। उसके बाद देखिए एसटी के लिए। तो एसटी के लिए कौन कौन सा है, भरतपुर। तो भरतपुर यह कौन सा, मनेन्द्रगढ़ चीरमीरी में 2 सीट है, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर, इसमें से जो है ये भरतपुर जो है आरक्षित है। बैकुंठपुर में देखिए कोरिया में एक ही है बैकुंठपुर, वह अनारक्षित सीट है। उसके बाद सूरजपुर जिले में देखिए भटगांव है और प्रेमनगर है, और तीसरा है प्रतापपुर। तो प्रतापपुर जो है एसटी के लिए आरक्षित है। सरगुजा जिले में अंबिकापुर है, लुंड्रा और सीतापुर 3 सीट है, उसमें से लुंड्रा और सीतापुर दोनों आरक्षित है। बलरामपुर में देखें तो बलरामपुर में 2 सीट है, दोनों आरक्षित हैं, पाट और सामरी यह और रामानुगंज ये दोनों जो है आरक्षित सीट है। जसपुर में देखिए जासपुर की 3 सीट, तीनों जो है आरक्षित सीट है, जसपुर, पत्थलगांव और कुनकुरी। तो यही हमारे मुख्यमंत्री जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है यहीं के सदस्य बने हैं कुकुरी से। ठीक, रायगढ़ में देखें तो रायगढ़ के रायगढ़ और खरसिया ये दोनों जो है अनारक्षित है। धर्मजय और लैलूंगा ये दोनों सीट जो है आरक्षित हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के दोनों एससी के लिए आरक्षित है, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। कोरबा में देखें तो कोरबा में 2 सीट आरक्षित है, 2 सीट अनारक्षित है। कटघोरा और कोरबा दोनों अनारक्षित है। रामपुर और पाली तानाखार या आरक्षित है एसटी के लिए। इसी में से जो पाली तानाखार है वहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार ने विजय प्राप्त किया गया है। जांजगीर चांपा में देखे थे जो पामगढ़ है एससी के लिए रिजर्व है। अकलतरा और जांजगीर चांपा ये 2 और सीट है जो अनारक्षित है। शक्ति में देखिए शक्ति में 3 सीट है, शक्ति, जयपुर और
डभरा चंद्रपुर, ये तीनों जो है क्या है, अनारक्षित है। शक्ति जयपुर और डभरा चंद्रपुर। ठीक। बिलासपुर में देखें, बिलासपुर में बेलतरा, कोटा, तखतपुर, बिलासपुर और बिल्हा, और यहाँ मस्तूरी जो है एससी के लिए रिजर्व है, और बाकी यह है बेलतरा, कोटा, तखतपुर, बिलासपुर और बिल्हा, 5 अनारक्षित सीट है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक ही सीट है, मरवाही, वह एसटी के लिए आरक्षित है। आइए देखिए मुंगेली में लोरमी जो है अनारक्षित है और मुंगेली जो है एससी के लिए आरक्षित था। बलौदाबाजार में बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल, यहाँ के तीनों सीट जो है अनारक्षित है। रायपुर का आरंग बस एक एससी के लिए आरक्षित है, बाकी सभी रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण, अभनपुर और खरसिवा, ये सभी क्या है, अनारक्षित है। महासमुंद में बसना, खल्लारी और महासमुंद अनारक्षित और सरायपाली आरक्षित है। गरियाबंद में राजिम जो है क्या है, अनारक्षित है। बिंद्रा नवागढ़ एसटी के लिए आरक्षित है। धमतरी कुरुद और धमतरी है, और यहाँ सिहावा आरक्षित है। बालोद में संजारी बालोद और गुंडरदही, डोंडी लोहारा आरक्षित। दुर्ग में देखिए यहाँ 6 सीटें हैं, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई शहर, वैशाली नगर, यहाँ अहिवारा था वह एससी के लिए आरक्षित है। बेमेतरा में 3 है, बेमेतरा साजा, इसमें से नवागढ़ आरक्षित है, बेमेतरा और साजा। कबीरधाम में पंडरिया और कंवरधा दोनों अनारक्षित सीट है। राजनांदगांव में डोंगरगढ़, राजनांदगांव और खुज्जी और डोंगरगांव है अनारक्षित में, और डोंगरगढ़ जो है आरक्षित में है। खैरागढ़ छुई खदान में खैरागढ़ बस एकमात्र सीट है जो अनारक्षित है। मोहला मानपुर में मोहला मानपुर आरक्षित है। कांकेर में अंतागढ़, भानु प्रताप और कांकेर सभी जो है आरक्षित सीट है। देखिए तो कौन सा, बस्तर संभाग में सिर्फ जगदलपुर बस जो है विधानसभा के लिए एक अनारक्षित सीट है, अनारक्षित, बाकी सभी सीट जो है जनसंख्या के आधार पर वहां एसटी जनसंख्या ज्यादा है, इस कारण सभी जो है क्या है, आरक्षित। कोंडागांव में 2, कोंडागांव केसकाल, नारायणपुर में 1 नारायणपुर है, बस्तर में 3 है, जगदलपुर अनारक्षित, बस्तर और चित्रकूट है, दंतेवाड़ा में 1 है, कोंडागांव में, सुकमा में 1 कोंटा है, बीजापुर में 1 है, बीजापुर। ठीक, तो ये सभी हो गया सीटों का वर्गीकरण। यहाँ मानचित्र में भी दिया गया है इन्हीं सीटों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ जो नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं उनकी सूची को दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं अगर देखना हो तो, परंतु यह जो है इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम, इन को आप छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ दिया गया है सभी का। तो यह पाली ताना खार का नाम याद रखेंगे, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, यह जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जो पाली ताना खार से विजयी हुए हैं, वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। आगे चलिए, इसको हम सबको छोड़ देते हैं। अब आगे हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख क्या होते हैं, इसमें जो है कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। मुख्यमंत्री के अंतर्गत मंत्री परिषद शामिल होता है। ठीक, तो राज्य की कार्यपालिका को अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान जो है कहाँ है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के तहत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यप्रणालियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका राज्य विधायिका द्वारा निर्मित नियम कानून को लागू कराने और सुचारू रूप से राज्य प्रशासन में संचालित कराने का कार्य करती है। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका में होती है। इसके अधीन निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं। तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, यह अनुच्छेद 168 में है महाधिवक्ता, ये सभी जो है राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं। तो देखिए राज्य प्रशासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानमंडल में विधायिका के अंतर्गत विधानमंडल आता है जिसके विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल सदस्य रहते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। मुख्यमंत्री के अंतर्गत मंत्री परिषद और सभी मंत्रालय के अधीन जो है सचिवालय और निदेशालय काम करते हैं। निदेशालय के अंतर्गत संभाग, जिला, उपखंड सभी आ जाते हैं। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय, फिर सिविल न्यायालय, मुंसिफ अदालत, फिर ग्राम न्यायालय। ठीक, अब यहाँ हम पढ़ेंगे राज्यपाल को। सबसे पहले जो कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण है राज्यपाल। तो राज्यपाल के संबंध में यहाँ हम कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे। बाकी आप जो संविधान पढ़े होंगे उसमें आप राज्यपाल के संबंध में डिटेल से पढ़े होंगे। इस बुक में भी दिया गया है डिटेल से, पर अभी हमारे पास इतना, छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं राज्यपाल से संबंधित। आप संविधान में जितना पढ़े होंगे उतना ही को बस पढ़ सकते हैं। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा जो है कनाडा से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी जो है राज्यपाल होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें, कार्यपालिका का प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संचालन, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है, यह अनुच्छेद 166 में है। कार्यपालिका देखें, राज्यपाल का कार्यालय स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय होता है, संवैधानिक कार्यालय होता है राज्यपाल का कार्यालय। और राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो किन किन अनुच्छेदों में है आप देख सकते हैं यहाँ।
तो इन अनुच्छेदों को हम संविधान का एक इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बनाएंगे, जिसमें सभी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सबको याद कराएंगे, जिनमें से ये राज्यपाल वाले अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं 152 से स्टार्ट होता है। 152 में जो है कहा गया है कि हर प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्यपाल होंगे, ठीक, तो या फिर एक राज्यपाल होंगे, तो यह इनकी परिभाषा दिया गया है यहाँ। तो राज्य का राज्यपाल दिया गया है 153 में, राज्यों का राज्यपाल दिया गया है 153 में। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 159 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं ना। 167 में अर्हताएं दिया गया है इनके। 158 में पद की शर्तें दिया गया है। 159 में शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान दिया गया है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन दिया गया है। 161 में क्षमादान की शक्तियां दिया गया है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति वही राष्ट्रपति का है। 72 में 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन करने का प्रावधान है। 166 में कार्यपालक की समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, तो कार्यपालिका अर्थात राज्य के समस्त कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि समय समय पर राज्यपाल को प्रशासन की स्थिति से अवगत कराएं। अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल में के सत्र आहूत और सत्र अवसान और विधानसभा का विघटन करने का अधिकार जो है राज्यपाल को यह 174 में है। 175 में देखिए राज्यपाल का सदन अथवा सदनों में संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार होगा। 176 में है राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 202 के सब क्लॉज 3 के क में है राज्यपाल की उपलब्धि भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, तो राज्य की संचित निधि पर भारी होते हैं राज्यपाल के जो भी वेतन भत्ते रहते हैं। अनुच्छेद 213 इसमें दिया गया है विधायक की अवकाश में अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 213 में है और राष्ट्रपति का कितना है 123 में है। 217 में राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह लेना है, यह दिया गया है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं 233 के तहत, ठीक। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अभी तक के जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। ये 2 साल 6 माह तक इनका कार्यकाल रहा है। ये IPS थे और बिहार राज्य से संबंधित है इनका। दूसरे थे कृष्ण मोहन, दिनेश नंदन सहाय, उसके बाद कृष्ण मोहन। तो यहाँ देखिए भगवान के नाम में है कृष्ण मोहन। कृष्ण ये आर्मी के से संबंधित है, 3 साल 7 माह तक के कार्य संभाला इन्हें 2003 से 2007 तक के। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर के हैं ESL नरसिम्हन, तो यहाँ नरसिम्हन याद को याद रखेंगे, भगवान कृष्ण हो गए फिर नरसिम्हा, कृष्ण नरसिम्हा, ये भी IPS थे, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये जो है 2007 से 2010 तक के रहे हैं। उसके बाद देखिए शेखर दत्त ये जो है शेखर, तो नरसिम्हन फिर शेखर, चंद्रशेखर करके, तो शिव भगवान का नाम है शेखर, ठीक, तो इनका भी याद रखेंगे शेखर दत्त। उसके बाद देखिए ये राम नरेश यादव, ये कार्यवाहक बनते हैं, तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं ये 2014 में ही, जुलाई 2014 2 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक मात्र 24 दिनों के लिए जो है इनका कार्यकाल था। यूकेपी के CM थे, तो ठीक, तो ये जो है यूके अर्थात उत्तराखंड के जो है CM थे राम नरेश यादव। आगे देखिए बलराम दास टंडन, तो ये 5वें क्रम के थे बलराम दास टंडन, 4 साल 21 दिन का, सबसे लंबे समय तक का इन्हीं का कार्यकाल रहा है बलराम दास टंडन जी का। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब राज्य के, पद अवधि के दौरान जो है निधन हुआ था इनका। कहाँ, यहाँ राज्यपाल की पद अवधि के दौरान निधन होने वाले हैं एकमात्र बलराम दास जी टंडन। निधन के पश्चात जो है कार्यवाहक के रूप में जो है आनंदीबेन पटेल को बनाया जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये गुजरात की पूर्व CM रह चुकी हैं, ये भी कार्यवाहक के रूप में काम की हैं 2018-19 में। उसके बाद देखिए सुश्री अनुसुईया उइके को बनाया गया था, मध्य प्रदेश की मंत्री थी ये मध्य प्रदेश राज्य की संबंधित है। 2019 से 23 तक के इनका कार्यकाल रहा है अनुसुईया उइके का। फिर देखिए 2023-24 में जो है 2 राज्यपाल परिवर्तन हो चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन इनका कार्यकाल 23 फरवरी 2023 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक के था। 1 साल 5 माह का कार्य संभाला इन्होंने विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं ये। उसके बाद अभी वर्तमान में है रमन डेका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, क्योंकि जो है नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं रमन डेका, जो 31 जुलाई 2024 से पद संभाले हैं। ये असम के पूर्व सांसद थे, ठीक, असम के पूर्व सांसद थे, असम राज्य से इनका संबंध है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे क्या दिया गया है, सभी अनुच्छेदों के आधार पर जो है राज्यपाल के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये 53 में क्या दिया गया है, राज्यों का राज्यपाल का पद दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक।
संसदीय व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल राज्य की समस्त कार्य प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पर निहित होगा, यह 154 में कहा गया है। संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी किया जाता है। सलाह संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पे किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। इसके लिए सामान्यतः यह परंपरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंध राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। यह सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक है, तो यह जो है सिद्धांत मात्र है, व्यवहारिक नहीं है। इस कारण जो है सिफारिश सरकारी आयोग द्वारा दिया गया था कि मुख्यमंत्री के सलाह से लिया जाए, परंतु जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह से जो है राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया था, उनके द्वारा जो है सलाह दिया गया था कि मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाए। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो देखिए यह प्रावधान कब जारी किया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति एक राज्य से एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक, तो ये 7वें संविधान संशोधन को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यपाल की पद अवधि 156 में दिया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करेंगे, जो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए इनका कार्यकाल उपरोक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के पद पर रहते हैं। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक रहेंगे जब तक कि वहां के कोई नए राज्यपाल नियुक्त नहीं कर दिया जाए। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। 5 साल से पहले भी अगर राष्ट्रपति हटाएंगे तो हटा सकते हैं। ठीक, और यहाँ राज्यपाल के लिए अर्हता दिया गया है, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या क्या होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ दिया गया है शपथ एवं प्रतिज्ञान। देखिए याद रहेगा राज्यपाल का भी शपथ जो है संविधान के अनुच्छेद में निहित है, अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक, तो अनुसूची 3 में किनका शपथ का प्रावधान नहीं मिलता है, एक तो राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का और तीसरा ये राज्यपाल। इन तीनों का जो है अलग अलग अनुच्छेद में दिया गया है, लेकिन अनुसूची 3 में इनके शपथ का प्रावधान नहीं है। बाकी सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का जो है शपथ किसमें दिया गया है, अनुसूची 3 में। राज्यपाल की कार्य और शक्तियों को देख सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियों को वर्गीकरण करें तो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 163 के प्रावधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु विवेक अधिकार शक्तियों के प्रयोग हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। जो इनके विवेक अधिकार वाली शक्तियां हैं उनके लिए मंत्रिपरिषद सलाह की आवश्यकता नहीं होता। राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए कह सकता है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं सभी शक्तियां हैं उनको वर्गीकरण करके यहाँ दिया गया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी संविधान में तो आप पढ़े ही होंगे, तो वहां से सेम ही है, दोनों कुछ अलग नहीं है। राज्य के ही राज्यपाल होते हैं, उसे आप संविधान में पढ़े ही होंगे। तो देखिए यहाँ आप छोड़ सकते हैं इसे यहाँ से, अगर संविधान में अच्छे से पढ़े हैं तो। चलिए अब हम जो है आगे देखेंगे, इसके बाद राज्यपाल के बाद क्या है उसे देखिए। तो यही है हमारा सब वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। देखिए राज्यपाल के बाद जो महत्वपूर्ण रहते हैं मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इनके संबंध में संवैधानिक प्रावधान, अब अभी तक कितने मुख्यमंत्री हैं, इनकी भूमिका क्या है, ये सबको देखेंगे। देखिए मुख्यमंत्री संबंधी संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को उनके स्वविवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह, सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल के स्वविवेक कार्यों के राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह समीक्षा नहीं कर सकती। तो न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपालों को दी जाने वाली सलाह की समीक्षा नहीं करेगा। ठीक, न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं किया जाएगा। 164 में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति दिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होता है। सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति रहेगा, और जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगा वो किनके प्रति रहेगा, राज्यपाल के प्रति रहेगा। मंत्रिपरिषद की शपथ राज्यपाल द्वारा कोई भी मुख्यमंत्री विधानमंडल के सदस्य के बिना अधिकतम 6 माह तक ही अपने पद पर कार्य कर सकता है। तो अगर वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो सिर्फ 6 माह तक करेगा। 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इनके वेतन एवं भत्ते भी 164 में ही दिया गया है। 167 में देखिए तो मुख्यमंत्री कार्यों का विवरण 167 में उल्लेखित है। अनुच्छेद मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि समय समय पर राज्यपाल के प्रशासन की स्थिति से अवगत कराएं। 91 संविधान संशोधन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अधीन किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा सीट का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। तो 15 मंत्रिपरिषदों की संख्या जो है, जो टोटल विधानसभा की सीट है उसके अधिकतम कितना रहे, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कितना है, 90 सीट है।
अब यहाँ का हम अगर 15% निकालेंगे तो यहाँ का 15% निकालेंगे तो यह जो है कम आ रहा है। तो देखिए ये इसका 15% कितना आएगा, लगभग 11 के दशमलव कुछ आता है। तो यहाँ जो है 12 रखा जाता है। तो देखिए 12 जो है रहेंगे, इतना 12 रहेंगे मंत्री परिषद। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 12 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। चलिए अब इनकी नियुक्ति को देखें तो इनके नियुक्ति 164 के तहत किया जाता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री को। इसका आधार बहुमत दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है। मुख्यमंत्री का चयन राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन में, विधानसभा या विधान परिषद में होता है तथा राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, किंतु 6 माह के भीतर किसी भी एक सदन से सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। इनका शपथ देखें तो इनकी सतत राज्य द्वारा पदी कर्तव्यों का पालन करता पद गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। तो अपने पद की गोपनीयता का और कर्तव्य पालन का शपथ दिलाया जाता है। कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या विधानसभा के बहुमत तक के रहता है। इनके लिए अर्हताएं क्या होता है मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री के लिए वही योग्यता होगा जो विधानसभा के सदस्य के लिए रहता है। मुख्यमंत्री की भूमिका क्या रहता है प्रशासन में? देखिए तो संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को माना जाता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख भी मुख्यमंत्री रहता है। छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है। कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं और ये जो है सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। राज्य के में अधिकांश कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही निहित होते हैं। नीति आयोग के समक्ष राज्य योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है राज्य के जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष नहीं है। अब यहाँ जो है सूची पदेन अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो है किन किन विभागों का पदेन अध्यक्ष रहते हैं उन्हें दिया गया है। तो इसे पहले भी देखे हैं, राज्य आपदा प्रबंधन के विभाग के जो है पदेन अध्यक्ष रहते हैं मुख्यमंत्री, या 1 अगस्त 2007 को जो है गठित किया गया था राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ विधानमंडल पुनर्गठन आयोग इसके भी अध्यक्ष होते हैं। चिप्स छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन संस्था इसके अध्यक्ष हैं। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। तो इन चारों विभागों के जो है प्रमुख अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। विशेष तथ्य को देखिए, प्रशासन का संचालन विभिन्न श्रेणियों के नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श करने की सिफारिश सरकारी आयोग ने किया था। मुख्यमंत्री संसदीय सचिवों को शपथ दिलाता है। संसदीय सचिवों को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक संगठनों की आत्मा सत्ता कहलाता है। तो प्रशासनिक संगठनों की आत्मा सत्ता कहलाता है मुख्यमंत्री। अभी तक छत्तीसगढ़ में 4 व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बने हैं। कौन कौन है आप देख सकते हैं। श्री अजीत जोगी 2002 से 3 तक के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2003, 2008, 2013, 3 बार मतलब 15 वर्ष जो है मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर श्री भूपेश बघेल जो है 2018 से 23 तक के रहे हैं। विष्णुदेव साय वर्तमान में है, 2023 से लेकर के अभी तक के हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। आगे देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कौन कौन है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र 1963 से 67 तक के। राजा नरेश चंद्र 1969 से 69 में रहे हैं 13 दिन के लिए। श्यामचरण शुक्ल 1969 से 72, 75 से 77 और 89 से 90, इन 3 कार्यकाल के श्यामचरण शुक्ल रहे हैं। मोतीलाल वोरा ये भी जो है छत्तीसगढ़ से हैं, ये 85 से 88 तक के और 89 से 89 में, ठीक। तो ये जो है मोतीलाल वोरा भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। द्वारिका प्रसाद मिश्र मूलतः जबलपुर के थे, परंतु उन्होंने छत्तीसगढ़ के कसडोल से विधानसभा उपचुनाव लड़ा था। तो द्वारिका प्रसाद का भी नाम याद रखेंगे। जबलपुर के थे परंतु ये छत्तीसगढ़ के कहा कसडोल की विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अब राज्य का मंत्रिपरिषद, तो राज्य के में जो मंत्रिपरिषद है उसे देख लेते हैं। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 163 में प्राप्त होता है। राज्यपाल के स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर उसे अन्य कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो गया जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। यह राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति नहीं है। विभागों का बंटवारा देखें तो मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। इसको शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। मंत्रियों को शपथ और पद की गोपनीयता बनाए रखने का शपथ दिलाया जाता है। वेतन भत्ते देखें तो इनके वेतन भत्ते जो है राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्णय अनुच्छेद 195 के तहत होता है। किनका वेतन कितना रहता है यहाँ दिया गया है लिस्ट। मुख्यमंत्री का जो वेतन है
50,000 वेतन है और वेतन में भत्ता भी ऐड किया जाता है तो 2 लाख हो जाता है। देखिए वेतन 50,000 है, वेतन में भत्ता ऐड किया जाए तो 2,05,000 हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का 47,000 रुपये वेतन है, इसमें भत्ता ऐड किया जाए 195 हो जाता है। मंत्रीगण का, कैबिनेट मंत्री का 45,000 वेतन है और भत्ता मिला के 1,90,000 हो जाता है। ठीक, तो ऐसे दिया गया है सभी का, आप देख सकते हैं। एक विधायक का देखें तो विधायक का कितना है, 160, तो 1,60,000 रुपये होता है। 20,000 इनके वेतन है और 1,60,000 रुपये हो जाता है इनका भत्ता करके। उपरोक्त वेतन के अतिरिक्त दूरभाषा भत्ता, चिकित्सा भत्ता जैसे अनेक सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। मंत्री मंडल का कार्य, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या जो है अधिकतम 13 हो सकती है, अधिकतम 13। यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत छत्तीसगढ़ में अधिकतम 13 मंत्रियों की किया जाता है। 15% था, तो 15% में से जब जो है वर्तमान में हो गया है 13 मंत्री, तो 13 मंत्री जो है छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। वहां 12 लिखा था, यहाँ 13 है। देखिए मंत्रिमंडल का प्रकार, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय मंत्री, 3 प्रकार के होते हैं। छत्तीसगढ़ विधानमंडल में उप मंत्री व छाया मंत्री का पद नहीं है। ठीक, संसदीय सचिव के शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलाया जाता है। संसदीय मंत्री को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है। इनकी कार्यकाल क्या रहता है, यह कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद के राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। ठीक, तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न इनका कार्यकाल रहेगा। यहाँ जो है कुछ और दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है या फिर वो अयोग्य हो जाते हैं, विधानमंडल सदस्य नहीं रहते हैं तो वे अयोग्य हो जाएंगे, या फिर मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो है किसी भी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। मंत्रालय, छत्तीसगढ़ में 22 सचिवालय विभागों के तहत 48 प्रशासकीय विभाग कार्य करते हैं। तो 22 सचिवालय विभाग है, उसके अंदर 48 प्रशासकीय विभाग कार्य करते हैं। गृह विभाग एक सचिवालय है जिसके अधीन पुलिस विभाग, जेल विभाग, नगर सैनिक विभाग आते हैं। तो 3 विभाग आते हैं। गृह मंत्रालय एक विभाग है, उसके अंतर जो है पुलिस विभाग, जेल विभाग और नगर सैनिक विभाग तीनों आ जाते हैं। इस कारण सचिवालय कम है और विभागों की संख्या अधिक है। आगे देखिए, यह गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय के संबंध में, गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड आते हैं। राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और समग्र शांति सुनिश्चित करने में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री के पद पर अभी तक कौन कौन रहे हैं? सबसे पहले थे श्री नंद कुमार पटेल, दूसरे बृजमोहन अग्रवाल, तीसरे रामविचार नेवताम, चौथे थे ननकीराम कंवर, पांचवें राम सेवक पैकरा, छठवें थे ताम्रध्वज साहू। अभी वर्तमान में है विजय शर्मा, जो कवर्धा विधानसभा के सदस्य हैं, कवर्धा विधानसभा से सदस्य हैं विजय शर्मा। वे जो है वर्तमान में गृह मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री के कार्य देखें तो जिले के विकास कार्यों का अनुश्रवण करना, हर जिले में विकास कार्यों का अनुश्रवण करना। यदि बजट प्रावधान में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना है। तो वित्त मंत्री के संबंध में विशेष तथ्य याद रखेंगे। बजट को प्रस्तुत करने से पहले अगर वह खुल जाए तो उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्य शहरी विकास अभिकरण का अध्यक्ष विभागीय मंत्री होते हैं। इस विभाग के शहरी विकास मंत्री जो है विकास अभिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्रथम मंत्रिमंडल का गठन 12 दिसंबर 2000 को होता है। 12 दिसंबर 2000 को प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। आगे देखिए प्रशासनिक पद सोपान। तो प्रशासनिक पद सोपान पहले भी देख चुके हैं इसे, तो एक बार और देख लीजिए। मुख्य सचिव जो है प्रशासनिक प्रमुख होता है, संभाग का प्रमुख संभाग आयुक्त, जिला प्रमुख जो है जिलाधीश होते हैं, अनुविभाग के प्रमुख उपखंड अधिकारी होते हैं, तहसीलदार तहसील ऑफिस का तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी हल्का का पटवारी, गांव का कोतवाल। ठीक, ये प्रशासनिक अधिकारी हुए। छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद जो अभी वर्तमान में मंत्री है उनके विभागों सहित यहाँ नाम दिया गया है। इसे आप करंट अफेयर में भी पढ़े होंगे, तो अगर आप वहां से पढ़कर याद कर चुके हैं तो यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आप देखना चाहें तो कौन कौन मंत्री है एक बार देख सकते हैं। 13 दिसंबर 2003 को मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाया गया था। मंत्रिपरिषद का शपथ जो है 22 दिसंबर 2023 को हुआ था और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ 13 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक, तो ये डेट है, आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री रूप में 2 को नियुक्त किए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। उन्हें अलग अलग विभाग दिया गया है। लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन, गृह एवं जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये विजय शर्मा जी के पास है। ओपी चौधरी को वित्त एवं वाणिज्य, आवास, पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग दिया गया है। राम विचार नेताम, इन्हें आदिम जाति विकास, किसान विभाग दिया गया है। कृषि, आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग, ये सभी विभाग इन्हें दिया गया है राम विचार नेताम को। केदार कश्यप, इन्हें वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और अभी वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री, तो संसदीय कार्य मंत्री भी है इन्हें। और सहकारिता को भी याद रखेंगे, सहकारिता, कौशल विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, संसदीय कार्य मंत्री, ये अभी दिया गया है। ये पहले बृजमोहन अग्रवाल जी के पास था, उनके सांसद बनते ही जो है इन्हें दे दिया गया है यह वाला। आगे देखिए, लखनलाल देवांगन जो है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्री हैं।
दयाल बघेल, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तो खाना देने के लिए आपके मन में क्या हो, दया भाव हो, इसलिए दयाल दास खाद्य नागरिक आपूर्ति याद रखेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा 20 सूत्री कार्यान्वयन, ये राम बिहारी जायसवाल। टंकराम वर्मा, खेलकूद और युवा कल्याण राजस्व आपदा प्रबंधन, टंकराम वर्मा। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एकमात्र महिला मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग, ठीक, तो ये श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो कि भट्ट गांव के विधानसभा सदस्य है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ में ये जो है, जो केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके समान होते हैं महाधिवक्ता। तो देखिए महाधिवक्ता का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता का इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनके लिए योग्यता क्या होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। इनके वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता, इन्हें राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। विशेष राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इनका कार्य क्या रहेगा, ऐसा कानूनी मामला पर संबंधित राज्य की सरकार को सलाह देना और कानूनी चरित्र के रूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, जैसे कि समय समय पर राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट या सौंपा जाए। संविधान या किसी अन्य लागू कानून के तहत या उसके तहत उन्हें प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना होता है। 177 में देखिए महाधिवक्ता के अधिकार दिए गए हैं। इन्हें के क्या क्या अधिकार होंगे, अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता के राज्य के विधान सभा एवं विधान परिषद की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। विधानमंडल की उस समिति की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा जिससे में महाधिवक्ता को नामित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये जो है किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं परंतु मत नहीं देंगे। देखिए अभी जो है पहले जो है रविंद्र श्रीवास्तव जो है प्रथम महाधिवक्ता थे छत्तीसगढ़ राज्य के, और यहाँ देखिए जिनका नाम याद रखना है उन्हें बस रविंद्र श्रीवास्तव प्रथम महाधिवक्ता। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे श्री प्रशांत मिश्रा, ये जो है महाधिवक्ता रह चुके हैं तीसरे नंबर के। अभी जो है सबसे लंबे कार्यकाल वाला देखें तो जुगल किशोर गिड्डा, ये सबसे लंबे कार्यकाल के थे 2014 से 2019 तक के। जुगल किशोर गिड्डा और कनक तिवारी ये सबसे छोटे कार्यकाल के लिए हैं, रहे हैं। अब अभी वर्तमान में प्रफुल्ल एन भारत जो है वर्तमान में महाधिवक्ता के पद पर हैं, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते देखें तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते जो है भारित वह राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ता, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, ये सभी वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि में भारित होते हैं। अब देखिए भारतीय संसद में जो छत्तीसगढ़ का योगदान है, भारतीय संसद में राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, तो इसमें जो है राज्यसभा से और लोकसभा से जो है छत्तीसगढ़ के सदस्य हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या जो है टोटल 16 है, जिसमें 11 लोकसभा सीट और 5 जो है राज्यसभा से। तो राज्यसभा को पहले देख लीजिए, राज्यसभा से वर्तमान में कौन कौन है, तो 5 राज्यसभा सीट है, जिसमें से वर्तमान में 1 बीजेपी के पास और 4 जो है कांग्रेस के हैं, जिसमें से 2 महिला है और 3 पुरुष हैं, ठीक, तो 1 बीजेपी का और 4 कांग्रेस का है। राज्यसभा सीट के आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ठीक, राज्यसभा सीट में आरक्षण का प्रावधान नहीं है छत्तीसगढ़ में। यहाँ देखिए वर्तमान राज्यसभा सदस्य तो अभी कौन कौन है, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, ये बीजेपी से हैं राज्यसभा सीट में, यह 2030 तक के रहेंगे। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद फूलो देवी नेताम, केटी एस तुलसी, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, तो फूलो देवी नेताम और रंजीत रंजन ये 2 जो है महिलाएं हैं और बाकी सभी जो है पुरुष, ठीक। केटी एस तुलसी कांग्रेस से हैं, 2026 तक रहेंगे। राजीव शुक्ला कांग्रेस से 2028 तक और रंजीत रंजन ये 2028 तक के। अब देखिए लोकसभा सदस्य देखें तो टोटल 11 लोकसभा सदस्य हैं, उसमें वर्तमान में बीजेपी से 10 हैं और कांग्रेस से 1 हैं। इसमें से 8 टोटल 11 में से 8 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिला लोकसभा सदस्य है याद रखेंगे, और 2 जो है राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक। तो लोकसभा सीटों में आरक्षण की बात करें तो आरक्षण देखिए तो इसके जो है परिसीमन के बाद अभी जो है अनुसूचित जाति के लिए छत्तीसगढ़ में 1 सीट आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट और अनारक्षित है 6, तो टोटल 11 में से 6 अनारक्षित है, 4 एसटी के लिए और 1 जो है एससी के लिए है। परिसीमन के पूर्व सारंगढ़ लोकसभा सीट एससी के लिए था, जिसे परिसीमन के पश्चात समाप्त कर नवीन कोरबा लोकसभा सीट को जो है जनरल कर दिया गया है। पहले जो है ये कोरबा क्या था, कोरबा जो है एससी सीट था, एससी सीट, इसे जो है अभी जो है जनरल कर दिया है परिसीमन के बाद। चलिए कौन कौन जो है वर्तमान में अभी लोकसभा सदस्य हैं उनकी सूची यहाँ दिया गया है, इन्हें हम करंट अफेयर में भी देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं चिंतामणि महाराज कहाँ से है, इसे याद रखना है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज है, रायगढ़ से है राधे श्याम राठिया, बस्तर से है महेश कश्यप, और कोरबा से है ज्योत्सना महन, बिलासपुर से है तोखन साहू, राजनांदगांव से संतोष, उसके बाद मुंगेर से हैं भोजराम
भोजराम नाग, दुर्ग से है विजय बघेल, जांजगीर से कमलेश चंगड़े, रायपुर से है ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से है रूप कुमारी चौधरी। तो ये जो है 11 लोकसभा सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से मंत्री अभी तक के कितने मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, देखिए तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है विद्याचरण शुक्ला। विद्याचरण शुक्ला सर्वाधिक 9 बार सांसद चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार सांसद चुने वाले व्यक्ति हैं विद्याचरण शुक्ला। इन्हें विभाग प्राप्त हुआ था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी सरकार में 1967 से 77 तक कार्य किया है। विदेश मंत्री के रूप में चंद्रशेखर के सरकार में 1990 से 91 तक कार्य किया है। संसदीय एवं सिंचाई मंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा सरकार में 1991 से 96 तक के कार्य किया है। चंदूलाल चंद्राकर यह पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन केंद्रीय मंत्री के रूप में 80 से 82, कृषि एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री 85 से 86, ब्रिजलाल वर्मा यह संचार पोर्टफोलियो मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में 1970 के 89 के बीच। पुरुषोत्तम लाल कौशिक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में थे मोरारजी सरकार के मंत्रालय में। सूचना व प्रसारण मंत्री थे चौधरी चरण सिंह की सरकार में। लरंग राय यह श्रम के राज्य मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में। अरविंद नेताम को देखिए तो शिक्षा एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री थे इंदिरा गांधी की सरकार में। नरसिंह प्रसाद साय यह राज्य संचार मंत्री थे चौधरी चरण सिंह की सरकार में। मोतीलाल वोरा यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण व नागरिक उड्डयन मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में। दिलीप सिंह जुदेव वन एवं पर्यावरण मंत्री थे वाजपेयी सरकार में। डॉक्टर रमन सिंह यह वाणिज्य एवं उद्योग के राज्य मंत्री रहे हैं वाजपेयी सरकार में, जो राजनांदगांव के सांसद के रूप में। उसके बाद जो है ये जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। रमेश बैस को देखें तो इस्पात व खनन राज्य मंत्री हैं वाजपेयी की सरकार में। रसायन और उर्वरक मंत्री भी रह चुके हैं और सूचना एवं प्रसारण के लिए भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। चरणदास महंत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री। मनमोहन के सरकार में चरणदास महंत जो है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रहे थे। विष्णु देसाई इस्पात राज्य मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में 2014 से 19 के मध्य। रेणुका सिंह आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में। और अभी जो वर्तमान मोदी सरकार है तीसरा वाला, उसमें जो है तुखन साहू जो है आवास एवं शहरी मामले के राज्य मंत्री है, आवास एवं शहरी मामले के। ठीक, तो ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के राज्य मंत्री या मंत्री के रूप में कार्य किया है। अब चलिए अब आगे देखेंगे हम पुलिस प्रशासन को। देखिए तो यह वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, यह जो है ज़्यादा चला जाएगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा चला जाएगा यह वीडियो। तो आप बने रहिए, एक ही वीडियो में प्रशासन जो है कहीं भी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। यहाँ जो है पूरा हम एक ही वीडियो में पूरे प्रशासन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा संयम बना के इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए अब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलिस प्रशासन। तो यह जो है अंतिम टॉपिक है मान सकते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ जो है 4-5 पेज और है। तो देखिए पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में देखें तो राज्य की वर्तमान पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। सितंबर 1956 में छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में वर्गीकृत किया गया था और जनवरी 1958 में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया था। 1962 में पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित कर नवीनीकृत किया गया है। तो 1962 से जो वर्तमान पुलिस व्यवस्था है उसे देखने को मिलता है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक तथा प्रत्येक थाने में थानेदार की नियुक्ति की गई थी। 1862 में सिपाही को बरकंदाज कहते थे। तो अंग्रेजों के समय जो है सिपाहियों को क्या बरकंदाज कहा जाता था। पुलिस व्यवस्था की सामान्य जानकारी देखें तो पुलिस विभाग की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ गठन के दिन ही पुलिस विभाग निर्माण किया गया था गृह मंत्रालय के अधीन। 1 नवंबर 2000 को गृह मंत्रालय के अधीन आता है पुलिस व्यवस्था। राजनीतिक प्रमुख होते हैं गृह एवं जेल मंत्री, जो अभी कौन है, विष्णु शर्मा। प्रशासनिक प्रमुख पुलिस महानिदेशक रहते हैं, डीजीपी। इनके आदर्श वाक्य को देखिए, परित्राणाय साधुनाम। परित्राणाय साधुनाम इसका अर्थ होता है सज्जनों को कलेश से बचाने वाला। परित्राणाय साधुनाम जो है आदर्श वाक्य है छत्तीसगढ़ पुलिस का। यह वाक्य महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। पुलिस का वाहन क्रमांक 3 होता है। तो CG 03 आपको जहां भी दिख रहा है वो क्या है, पुलिस गाड़ी है। ठीक, तो पुलिस का जो वाहन है उसका नंबर है CG 03। पुलिस प्रशासन की जो पदक्रम है उनको दिया गया है। पुलिस प्रशासन के जो राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, गृह एवं जेल मंत्री होते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन आता है कौन कौन सा, पुलिस, होमगार्ड, जेल और रेलवे पुलिस। ठीक, तो रेलवे पुलिस भी किसके अंतर्गत, राज्य पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। प्रशासनिक प्रमुख में गृह सचिव होता है और उसके नीचे जो है पुलिस महानिदेशक होते हैं। होमगार्ड और नगर सेना ये क्या होते हैं, देखिए होमगार्ड और नगर सेना जो है यह पुलिस विभाग की सहायक संस्था है। यह संस्था पुलिस महानिदेशकों के नियंत्रण में कार्य करता है। मुख्यालय इसका रायपुर में है। इसका कार्य क्या है, शांति व्यवस्था स्थापित करना, नगर की यातायात व्यवस्था में सहायता प्रदान करना इसके मुख्य कार्य है। इनके आदर्श वाक्य क्या है, निष्काम सेवा। तो होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, निष्काम सेवा। याद रखेंगे, निष्काम सेवा इनका
आदर्श वाक्य है। स्थापना 1947 में सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविजन इन बरार में नगर सेना अधिनियम 1947 लाया गया था। उसी के आधार पर होमगार्ड या नगर सेना का स्थापना 1947 में किया गया था। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए, इसका एग्जाम भी निकला हुआ है, होमगार्ड का एग्जाम भी होगा, इसका वैकेंसी निकला हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे देखिए, जेल प्रशासन। तो जेल प्रशासन, केंद्रीय जेल 5 है छत्तीसगढ़ में। पांचों संभाग में एक एक केंद्रीय जेल है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जगदलपुर। और जिला जेलों की संख्या टोटल 20 है। आप देख सकते हैं कौन कौन से जिलों में जो है जिला जेल है। बैकुंठपुर, जसपुर, रामानुजगंज, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, पेंड्रा रोड, बेमेतरा, इन सभी जिलों में जो है टोटल 20 जेल है। उप जेलों की संख्या देखिए तो 8 है। एकमात्र खुला जेल मसगांव, बस्तर के मसगांव में था, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। खुला जेल ना, एकमात्र खुला जेल मसगांव में। अभी परथरा, बेमेतरा के परथरा में जो है बनने वाला है, प्रस्तावित है, खुला जेल बनने वाला है छत्तीसगढ़ का। इससे पहले मसगांव बस्तर में था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। जेल में अदालत एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो रायपुर जेल एकमात्र जेल है जहां जेल में अदालत एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, रायपुर जेल में। देखिए, रेलवे पुलिस क्या होता है, तो रेलवे पुलिस या इसका पद प्रदेश में रायपुर सेक्शन में रेलवे पुलिस अधीक्षक पदस्थ हैं। तो रायपुर सेक्शन में पदस्थ है रेलवे पुलिस अधीक्षक। शासकीय रेल पुलिस इकाई रायपुर के अंतर्गत एक रिजर्व लाइन रायपुर में 5 थाना है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई और डोंगरगढ़, ये 5 जगह थाना है और 2 चौकी है, एक बालोद में और राजनांदगांव में स्थापित है। महिला पुलिस थाना देखें तो स्थापना 1937 में किया गया था, अविभाजित मध्य प्रदेश में। कहाँ कहाँ महिला पुलिस थाना है देख सकते हैं, 4 जगह है। एक दुर्ग में है, दूसरा रायपुर, तीसरा बिलासपुर और सरगुजा, ये 4 संभाग में है। जगदलपुर में नहीं है, याद रखना है, बाकी चारों को नाम याद हो जाएगा। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा जगदलपुर में नहीं है। अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना, अनुसूचित जाति कल्याण, ये 2 है, रायपुर में है, एक बिलासपुर में है। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति व जनजातियों का कल्याण करना, संरक्षण प्रदान करना एवं अत्याचारों पर रोक करना। इसके लिए अनुसूचित जाति कल्याण पुलिस थाना बनाया गया है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 7 पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ कहाँ किनके प्रशिक्षण किया जाता है देख सकते हैं। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर 2 ठो है। कौन कौन से पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, एक राजनांदगांव में है, दूसरा माना रायपुर में है। राजनांदगांव का सबसे पहले बना था 1960 में, दूसरा 1984 में रायपुर का। देखिए, काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज, यह कांकेर के सिंगार घाट में है, कांकेर में जिले में स्थित है। काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज 11 मार्च 2005 को स्थापना किया गया था इसका, सिंगारघाट कांकेर में। सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यहाँ जो है यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, चंदखुरी रायपुर में स्थित है। 2005 में इसका भी स्थापना किया गया था। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस स्कूल, यह जो है रायपुर में स्थित है, इसका 2006 में स्थापना किया गया था। तो यह है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस स्कूल है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, तो ये जो है कौन सा, तीसरा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय 2013 में सरगुजा के मैन पार्ट में बनाया गया है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय 7 सितंबर 2013, मैन पार्ट सरगुजा। काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल, यह चंदखुरी रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर, ये 4 जगह स्थित है। काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल। ठीक, तो ये 7 संस्थाओं को याद रखेंगे। यहाँ जो है पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस से संबंधित अन्य संस्थाओं देखें और उनका मुख्यालय देखें तो कहाँ कहाँ है देख सकते हैं। रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर में है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में है। तीनों को याद रखेंगे, रेलवे पुलिस, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रायपुर में। राजनांदगांव में कौन सा है, भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय है, भारत रक्षित वाहिनी राजनांदगांव। भिलाई में 2 आर्म्स पुलिस मुख्यालय, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय का। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक, तो अभी जो वर्तमान में है और प्रथम, इनका याद रखना है। तो पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक है मोहन शुक्ला और वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है अशोक जुनेजा, जो 11वें क्रम के हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी निदेशक होते हैं, पुलिस निदेशक होते हैं, जो गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस उप महानिदेशक को देखें तो ये पुलिस रेंज का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 पुलिस रेंज है और हर पुलिस रेंज का एक उप महानिदेशक होते हैं। ठीक, डीआईजी बोलते हैं उन्हें, आईजी। ठीक, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और राजनांदगांव। ठीक, तो ये सभी क्या है, पुलिस रेंज है। रायपुर में 2 है, रायपुर, एक रायपुर ग्रामीण, दूसरा बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और राजनांदगांव में। जिला में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक होते हैं कलेक्टर और दूसरे होते हैं पुलिस अधीक्षक एसपी। कलेक्टर के नीचे एसपी कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के पद सोपान देखिए तो यहाँ पद सोपान दिया गया है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहता है।
तो देखिए, सबसे प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं पुलिस महानिदेशक, डीजीपी होते हैं। प्रत्येक संभाग में या पुलिस रेंज में जो है एक एक आईजी रहते हैं, पुलिस उप महानिदेशक रहते हैं। जिला में जो है एसपी रहते हैं, पुलिस के प्रमुख जो है। अनुविभाग में डीएसपी रहते हैं। थाना में टीआई रहते हैं। उप थाना में उप निरीक्षक एसआई रहते हैं। और चौकी में एएसआई रहते हैं, सहायक उप निरीक्षक। ठीक, अभी तक के टोटल 11 महानिदेशक हुए हैं, उनका नाम यहाँ दिया गया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले एस मोहन शुक्ल जी थे और अभी वर्तमान में 11वें क्रम के हैं अशोक जुनेजा जी। ठीक, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले जो थे डीएम अवस्थी। छत्तीसगढ़ पुलिस के को राष्ट्रपति, ये करंट अफेयर में पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रपति का पुरस्कार है, पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया जाता है। यह देश के 12वां क्रम का पुलिस राज्य पुलिस हो गया जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो 12वें क्रम का हो गया पूरे देश में पुलिसों में 12वें क्रम का राज्य जिन्हें यह राष्ट्रपति द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है। चलिए, अब इनके संबंध में विशेष तथ्य भी दिए हैं, क्या है उन्हें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र क्या है? सादगी के साथ जनसेवा। मूल मंत्र है सादगी के साथ जनसेवा। छत्तीसगढ़ का पहला खुला भारत का पहला खुला जेल जो है राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ का कहाँ था? बस्तर के मांसगांव में। प्रदेश का एकमात्र बोस्टर जेल रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बल के 11 बटालियन है, 11 बटालियन है सशस्त्र बल के छत्तीसगढ़ में। बस्तर बटालियन की संख्या 4 है, तो बस्तर में ही 4 बटालियन है जिसका उद्देश्य नक्सलवाद से लड़ना है। छत्तीसगढ़ में पुलिस पेट्रोल पंप, तो 2 पुलिस पेट्रोल पंप है, एक रायपुर में है जिसका नाम आस्था है और दूसरा बिलासपुर में है जिसका नाम कल्याण है। तो पुलिस विभाग द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं इन पेट्रोल पंपों को, रायपुर का आस्था, बिलासपुर का कल्याण। और डायल 112 योजना तो आपको पता ही है, 112 पुलिस के नंबर है। तो यह डायल 112 योजना 4 सितंबर 2018 को जो है प्रारंभ किया गया था गृह विभाग द्वारा, गृह विभाग पुलिस विभाग द्वारा। ठीक, शुभारंभ 11 जिलों में किया गया था, शेष 22 जिलों में इसका विस्तार प्रक्रिया जारी है। तो यह लगभग अब सभी जिलों में कार्य कर रहा है। 112 डायल 112 कॉल करने से आपकी पुलिस जो है कोई भी समस्या है तो पुलिस को आप 112 नंबर में कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो है छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायपालिका दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय, इसका प्रावधान संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक के उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। इनका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ छत्तीसगढ़ में, और जो है यह 19वां क्रम है। भारत में अभी तक के 25 न्यायालय हैं, हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है, उनमें से जो छत्तीसगढ़ का है वह जो है 19वां क्रम का है। यह कहाँ स्थित है पूछा जाए तो बोदरी, बिलासपुर का बोदरी नामक स्थान पर स्थित है। तो बिलासपुर के याद रखेंगे, यही वहाँ होता है बिलासपुर के बोदरी में। उद्घाटन न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश जो बी.एन. कृपाल है वे आए थे उद्घाटन में, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल। इनके अलावा अरुण जेटली तत्कालिक केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री थे। न्यायमूर्ति भवानी सिंह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री थे। ये सभी उपस्थित थे उद्घाटन समारोह में। मुख्य न्यायाधीश वहां R.S. गर्ग, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे R.S. गर्ग, और पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं W.A. शशांक। ठीक, संख्या देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 22 न्यायाधीशों की संख्या है, जो 1+21 है। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 21 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल 22 न्यायाधीश है यहाँ। विशेष देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। देखिए, H.L. दत्तू कुछ मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम याद रखना है, उनके कार्य। H.L. दत्तू सुप्रीम कोर्ट के 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये 6वें क्रम के थे। H.L. दत्तू जो है छत्तीसगढ़ के 6वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, जो सुप्रीम कोर्ट के 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। अजय कुमार त्रिपाठी का भी नाम याद रखेंगे, ये केंद्रीय लोकपाल आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के। राजस्व मामलों के हेतु गठित छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ? बिलासपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय रायपुर में है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का कहाँ है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का मुख्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कोई खंडपीठ या उप न्यायालय नहीं है। तो यहाँ का कोई भी उप न्यायालय खंडपीठ नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कार्य करता है। छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 में बनाया गया था। ठीक, लोक आयोग अधिनियम 2002 में आया है। अब देखिए, यहाँ मुख्य न्यायाधीशों का क्रम दिया गया है, कौन कौन अभी तक के मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ में रहे हैं उनका। तो जिनका इंपॉर्टेंट है उन्हीं का बस याद रखना है। सबसे पहले जो है W.A. शशांक पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, और R.S. गर्ग प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट थे कौन कौन? H.L. दत्तू, ये सबसे कम समय तक के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और यही है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो बाद में जाके भारत के जो है 42वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं।
उसके बाद देख सकते हैं आप राजीव गुप्ता का नाम याद रखेंगे, 7वें क्रम के हैं। ये सर्वाधिक लंबे समय तक के लिए कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद जो है वर्तमान याद रखेंगे, रमेश कुमार सिन्हा, ये जो है वर्तमान अर्थात 15वें क्रम का क्रम भी याद रखेंगे, 15वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो प्रश्न है पिछले वर्ष पूछा गया था, इसलिए जो है इस टॉपिक को डाला गया है। तो छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालय, तो छत्तीसगढ़ में जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालय की संख्या कितना है? 23। अब संख्या को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या कितना है? 33। उसमें से 23 जिलों में क्या है? जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालय। तो परिवार न्यायालय है, याद रखेंगे। परिवार न्यायालय कितने जिलों में है? 23 जिलों में है। तो 10 जिलों में नहीं होंगे, तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं उसी 10 जिलों का नाम याद कर लेना है आपको, फिर बाकी आपको ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 33 जिले में से 23 जिले में है, अर्थात 10 जिलों में नहीं है। तो कहाँ कहाँ नहीं है इसे बस आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो 5 नए जिले बनाए गए हैं 2022 में, 2022 में 5 नए जिले कौन कौन से बने हैं? ऊपर में ले लीजिए एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी हो गया, उसके बाद शक्ति हो गया, उसके बाद खैरागढ़, उसके बाद सारंगगढ़ को देख लीजिए सारंगगढ़, और यहाँ जो है मोहला मानपुर। तो ये 5 हो गए। तो 5 ये जो जिले हैं यहाँ अभी तक के परिवार न्यायालय की स्थापना नहीं किया गया है। तो 5 ये हो गया, याद रखेंगे 5। उसके बाद देखिए एक आपको याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम। तो यहाँ भी जो है अभी तक के बनाया नहीं गया है परिवार न्यायालय। तो ये कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। उसके बाद एक और याद रख लीजिए आप गरियाबंद को, एक है गरियाबंद। ठीक, तो ये गरियाबंद में भी अभी तक के परिवार न्यायालय नहीं बनाया गया है। ठीक, तो कितना हो गया? टोटल 7। अब कितना बच गया? 3। अब ये 3 को आपको लेना है कहाँ से? बस्तर संभाग से, बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग में कौन सा जो ऐसे जुड़ा हुआ है? देखिए 3 जिले हैं, यहाँ के कॉर्नर में 3, ऊपर में नारायणपुर, बीजापुर और नीचे सुकमा। तो इन 3 जिलों में जो है परिवार न्यायालय नहीं बना हुआ है। ठीक, बाकी सभी जिलों में जिला न्यायालय के साथ परिवार न्यायालय भी बना हुआ है। ठीक, तो इन 10 जिलों का आप नाम याद करेंगे तो बाकी आप ये 23 जिले जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न पिछले बार प्री में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कहाँ फैमिली कोर्ट अर्थात परिवार न्यायालय स्थित है? तो देखिए कांकेर में भी स्थित है, बालोद में भी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में है। और 10 जिलों का जो नाम दिए थे उनमें से यहाँ कोई भी नहीं है, अर्थात A B C और मतलब 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने पूरा प्रशासन को कंप्लीट कर लिया है। तो यह जो है लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बना है, इसमें पूरा आपका प्रशासन जो है कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे हम किसे पंचायती राज को भी कंप्लीट करेंगे। पंचायती राज लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर नगरीय निकाय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करिए जरूर, ताकि वह भी जो है एक ही वीडियो में अपने प्रशासन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। इससे पहले कि अगर वीडियो आपको मैराथन वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहां डला हुआ है वीडियो। धन्यवाद।